बच्चों को आपके टॉय की ज़रूरत नहीं है, आपके टाइम की ज़रूरत है। तो जंगल में भी बच्चों को लवकुश जैसा सीता माता जो सिंगल पेरेंटिंग किए थे वो भी लवकुश को वैसे तैयार कर सकती है। जो थोड़ा उस टॉडलर वाली एज से निकल चुके हैं बच्चे, जो अपना स्पेस मांग रहे हैं, टीनेज में आ रहे हैं, धीरे धीरे और बड़े होते जा रहे हैं, तो उनके साथ कैसी कन्वर्सेशन होनी चाहिए? जो एक्स्ट्रा स्क्रीन को देते हो वही टाइम पर्टिकुलरली सन को देना शुरू करो, वो टाइम बच्चों को देना शुरू करो, तो वो जो सन है वो सन की तरह चमकेगा। तो वो क्या मिस्टेक्स रह जाती हैं ऐसी कि वो इमोशनल बॉन्ड नहीं बन पाता बचपन? पेरेंट्स जो सब कुछ सारी लग्जरीज बच्चों को दे रहे हैं, सारा सामान भी ला कर देते जा रहे हैं, लेकिन फिर भी जो बच्चे हैं वो सेटिस्फाइड नहीं है और वो पेरेंट्स में बॉन्ड नहीं बन पा रहा है, तो वो क्या गैप रह जाता है? इसके लिए मैं कहना चाहता हूँ, बच्चों को आपके टॉय की ज़रूरत नहीं है, आपके टाइम की ज़रूरत है, राइट? कई बार क्योंकि हम बच्चों को टाइम नहीं देते, बच्चों के साथ खेलना, इमोशनल बॉन्ड, एंड बिकॉज ऑफ दैट गिल्ट ज़्यादातर मम्मी पापा क्या करते हैं, अपने बच्चों का जो काइंड ऑफ चिल्ड्रन रूम होता है वो टॉय का शोरूम जैसा बना देते हैं। उनको वैसा फील होता है क्योंकि मैं टाइम नहीं दे रहा हूँ तो मेरा बच्चा PS4 खेलना चाहिए, मेरे बच्चे के पास इलेक्ट्रिक कार होनी चाहिए, फलाना होना चाहिए, ढिमका होना चाहिए, ये टॉय वो टॉय, जो मांगे सारी चीज़ें दे देते हैं। इन दैट सिचुएशन मैं कहना चाहता हूँ वो बच्चे का इमोशनल बॉन्ड वो टॉय के साथ, वो मनी स्पेंडिंग के साथ, वो मॉल के साथ हो रहा है। कई बार हम घर लेते वक्त भी देखते हैं कि घर के आजू बाजू मॉल है कि नहीं वगैरह वगैरह, तो मैं कहता हूँ बच्चों को मॉल की ज़रूरत नहीं है, घर में अच्छे माहौल की ज़रूरत है। यदि वो होगा तो जंगल में भी बच्चों को लवकुश जैसा सीता माता जो सिंगल पेरेंटिंग किए थे वो भी लवकुश को वैसे तैयार कर सकती है कि राम भगवान के सारे सेनापति से लेके सारे सिपाही उनको हार माननी पड़े और राम भगवान को खुद युद्ध में आना पड़े और फिर पता चले कि ये तो अपने ही बच्चे हैं। कई बार मदर को ऐसा फील होता है कि पेरेंट या हस्बैंड का सपोर्ट नहीं है, फैमिली का सपोर्ट नहीं है, तो मैं क्या कर सकती हूँ? मैं कहना चाहता हूँ फर्स्ट सिंगल पेरेंटिंग की शुरुआत सीता माता से हुई थी, राइट? यदि वो उस समय पे कर सकते हैं क्योंकि उनको खुद पे भरोसा था, तो सारी माताओं के पास वो जो पावर्स है, वो पावर्स शायद सोशल मीडिया को या समाज को या आस पड़ोस के लोग बोल देते हैं कि तू अच्छी मम्मी नहीं है, बच्चे को अच्छे संस्कार नहीं दिए, बच्चे को ये करती, बच्चे को वो करती। यदि सारी माँ खुद पे भरोसा रखना शुरू कर दे तो बच्चे ऑटोमेटिकली कॉन्फिडेंट हो जाएंगे। सही कमाल की बात करी आपने ना? जो भी लव कुश को तैयार कर सकती है वो माता ही हो सकती है, अकेले पिता के द्वारा ये काम नहीं हो सकता। सही बात करी आपने कि संस्कार ज़रूरी हैं। अगर बच्चा नहीं भी है, जंगल में भी है, तो भी वो लव कुश जैसी अपब्रिंगिंग लेके आगे आ सकता है बच्चा, तो उसके अंदर वो संस्कार। तो जो हम बात कर रहे थे कि जो पेरेंट्स, आपने कहा कि वो क्या करते हैं कि उनके पास टाइम नहीं है, उस टाइम को वो फिल कर देते हैं टॉयज़ देकर या बाकी और सारी चीज़ें देकर कि ये फिल हो जाएगा। अब पेरेंट्स के पास जैसे टाइम, सब लोग आजकल बहुत बिजी रहते हैं, तो क्या करते हैं, या तो वही फ़ोन पकड़ाते हैं अपने बच्चों को क्योंकि वो बिजी हैं, उन्होंने काम करना है। लेकिन पेरेंट्स कई ऐसी बात करते हैं फिर आगे से कि जब हमारे पास नहीं है टाइम तो उसमें हम क्या करें, क्योंकि बच्चे फिर वही कहते हैं या तो हमारे साथ टाइम स्पेंड करो। तो क्या क्वालिटी टाइम स्पेंड करना ज़रूरी है कि क्वान्टिटी टाइम ज़रूरी होता है बच्चों के साथ, कि उनको टॉयज़ की जगह सिर्फ टाइम ही दिया जाए? तो अपना काम कैसे बैलेंस करें? दो चीज़ कहना चाहूँगा। आप कोई रेस्टोरेंट में जाएँ एंड पनीर का सब्जी समथिंग कुछ भी आप ऑर्डर करें एंड वो आपके सामने प्लेट लेकर आए, मे बी पनीर टिक्का और समथिंग, एंड फुल प्लेट के अंदर एक पनीर का पीस है एंड थोड़ा सा ग्रेवी है, 1 स्पून ऑफ ग्रेवी, एंड आप बोलो कि भाई ये क्या है, वो आपको बोले कि क्वालिटी देखो, क्वालिटी नॉट द क्वांटिटी, तो आप क्या कहेंगे? ओनली क्वालिटी इज नॉट इनफ, वी ऑल्सो नीड व्हाट, द क्वांटिटी। स्टमक को फिल करने के लिए 200-300 ग्राम फूड भी चाहिए अलॉन्ग विद द क्वालिटी। कई बार मम्मी पापा क्वालिटी टाइम को मिसकंसेप्शन में उनको लगता है कि हम उसको टॉय दिला देंगे, उसको मॉल में लेके जाएंगे, मूवी में लेके जाएंगे, जब भी टाइम होगा तो वो क्वालिटी टाइम है, बट दैट इज़ नॉट द क्वालिटी टाइम। बच्चे को क्वालिटी एंड क्वांटिटी दोनों चाहिए, स्पेसिफिकली बिफोर द एज ऑफ 7। जो उसके काइंड ऑफ प्राइमरी केयर गिवर है, उनके साथ उसका ट्रस्ट, उसके साथ बॉन्ड बने, उसके लिए दोनों का टाइम एक्सट्रीमली ज़रूरी है। सिर्फ हमें एक पीस पनीर से नहीं चलेगा, तो क्वांटिटी एंड क्वालिटी दोनों होना चाहिए। नंबर 2, कई बार जो पर्टिकुलरली आपका क्वेश्चन था कि हम पर्टिकुलरली क्या ध्यान में रखें जब हमारे पास टाइम नहीं है, तो मैं कहना चाहता हूँ हमारे पास टाइम होलसेल में है।
यदि कोई भी व्यक्ति जिसको ऐसा फील होता है कि मेरे पास टाइम नहीं है, वो अपने मोबाइल के अंदर स्क्रीन यूसेज का ऐप जो भी फ़ोन होगा उसमें रहेगा, इमोशनल वेलबींग या स्क्रीन वेलबींग करके समथिंग, वो ऐप को इंस्टॉल करे एंड उसके अंदर वो देखे कि उनका डेली स्क्रीन टाइम कितना है। यदि वो 2 घंटे से ज़्यादा का है तो उनके पास होलसेल में टाइम है। बट जस्ट जब हम फ्री होते हैं या मेंटली जब हम फ्री होते हैं, तो क्योंकि ये सारी ऐप्स जो है वो साइकोलॉजिकली उस तरीके से ट्रीट करी गई है कि जब भी हम 2 मिनट के लिए भी फ्री होंगे, हमें वो इंस्टाग्राम या व्हाट्सएप या कोई नोटिफिकेशन आएगा जो हमें एंगेज कर लेगा। एंड बिकॉज ऑफ दैट जो हमारे पास जो फ्री का टाइम था, वो सारे फ्री के टाइम हमने सोशल मीडिया पे डालने शुरू किए। एंड सर्वे ये कहता है कि ऑन एन एवरेज आज का एवरेज टीनेज व्यक्ति या कोई भी वो एडल्ट व्यक्ति 4 से 7 घंटों के बीच में एवरेज स्क्रीन टाइम है। अब बिकॉज ऑफ दैट हमारे पास टाइम नहीं है। सो मैं ये रेकमेंड करूँगा कि स्क्रीन डेफिनेटली होना चाहिए। फ़ोन, इंटरनेट, ये सारी चीज़ों के मैं अगेंस्ट में नहीं हूँ, बट ये सारी चीज़ें प्रोफेशनल लाइफ के लिए है। सो बिजनेस के लिए ऑफिस टाइम के अंदर या जो भी आपने 8 घंटे, 10 घंटे, 12 घंटे आपने काम के बारे में सोचे, 12 घंटे डेली काम करो, उससे तो ज़्यादा नहीं करेंगे। 2 घंटे रेगुलर रूटीन काम के लिए है, आपके 6 से 8 घंटे की नींद है, और वो सारा चीज़ निकाल के भी आप 1.5 से 2 घंटा टाइम जो एक्स्ट्रा स्क्रीन को देते हो, वही टाइम पर्टिकुलरली सन को देना शुरू करो, वो टाइम बच्चों को देना शुरू करो। तो वो जो सन है वो सन की तरह चमकेगा। एंड यदि वो नहीं करेंगे तो फिर सीन की ओर जाएगा। तो वो हमें वो जो SON है उसको SUN करना है कि SIN की ओर करना है, वो डिसाइड करेगा कि हम बच्चे को कितना टाइम देते हैं। सो वेरी फर्स्ट थिंग, स्क्रीन के ऊपर हम कंट्रोल करें, क्योंकि टेक्नोलॉजी के कारण दूर के लोग काफ़ी करीब आ गए हैं, बट प्रॉब्लम यह है कि करीबी लोग काफ़ी दूर हो गए हैं। सो आज हस्बैंड एंड वाइफ हमारे पास काफ़ी सारे केसेस आते हैं डाइवोर्स को लेकर या मैरिज लाइफ के प्रॉब्लम को लेकर। एंड तब मैं देखता हूँ कि हस्बैंड एंड वाइफ एक दूसरे को टच कर सकते हैं, बट एक दूसरे के फ़ोन को नहीं, राइट? तो उनको चैलेंज फील होता है या ईगो बीच में आता है, या बोलते हैं मेरा इतना फ्रीडम नहीं है वगैरह वगैरह, वो बीच में आता है। तो वो फ़ोन हमारा है, हम फ़ोन के नहीं हैं, बस उतना चीज़ हम ध्यान में रखें। एंड जब भी हम घर पे आते हैं, डिनर वगैरह करते हैं, तो फैमिली के साथ बैठते हुए फ़ोन को साइड पे रखते हुए डिवाइस फ्री डिनर, मुझे लगता है जो दिन पूरे इंडिया में और पूरे वर्ल्ड में हम ऐसा करना शुरू करें, डिवाइस फ्री डिनर, माने डिवाइस को हम साइड पे रखेंगे, उसी के बाद में ही हम खाना खाएंगे। तो मुझे लगता है वो फैमिली और बच्चों के साथ जो बॉन्ड क्रिएट करना है, जो अच्छे वैल्यूज़ एंड संस्कार देने हैं, वो खाना खाते खाते सबसे बेस्ट हो सकता है। ये सही बात आपने करी है कि जब हम क्वालिटी टाइम ऐसा दें कि मतलब अटेंशन कहीं और नहीं है, फुल अटेंशन हमारे फैमिली मेम्बर्स को मिल रही है, हम उनके साथ ही बात कर रहे हैं। अब जब बात करते हैं पेरेंट्स बच्चों के साथ, तो क्या होता है कि जब एज अ पेरेंट ना, हमको क्या होता है कि जब हम बच्चों से बात कर रहे होते हैं, हमें बस ये होता है कि ज़्यादा से ज़्यादा हम जान लें कि उनकी लाइफ में क्या चल रहा है, राइट? क्योंकि और कोई हमको समझ में नहीं आता कि हम उनसे क्या बात करें। तो बच्चों को धीरे धीरे लगने लग जाता है कि हमारी ना इंक्वायरी सी चल रही है और सब कुछ, मेरी जो प्राइवेसी मेरी कुछ है नहीं है। आजकल के जो जनरेशन है उनको थोड़ा सा ये लगने लग जाता है कि हमारा भी कुछ स्पेस हमें भी चाहिए। तो इस चीज़ को कैसे बैलेंस करें, मतलब जब हम वो क्वालिटी टाइम स्पेंड कर रहे हों, तो इसमें एक तो 2 तरह के, एक तो टॉडलर्स हैं, उनके साथ तो हम खेल सकते हैं, लेकिन अब जो थोड़ा उस टॉडलर वाली एज से निकल चुके हैं बच्चे, जो अपना स्पेस मांग रहे हैं, टीनेज में आ रहे हैं, धीरे धीरे और बड़े होते जा रहे हैं, तो उनके साथ कैसी कन्वर्सेशन होनी चाहिए? एक्सीलेंट। सो वेरी फर्स्ट थिंग, जब बच्चे टोडलर है तो वो बच्चों को लव, केयर, जादू की झप्पी, धमाल मस्ती, वो सारी चीज़ें अच्छी लगती है। टीन एज में आने के बाद यदि जादू की झप्पी देंगे, पप्पी करेंगे, तो बच्चे बोलेंगे कि भाई आप दूर जाओ मुझसे, मुझे अच्छा नहीं लगता, राइट? सो नाउ दोनों की साइकोलॉजी में बहुत बड़ा फ़र्क है। सो छोटा बच्चा कहाँ पर जाएगा? जहाँ पर लव मिलेगा। एंड बड़ा बच्चा कहाँ पर जाएगा? जहाँ पर एक्साइटमेंट मिलेगा। सो टीनेज साइकोलॉजी एंड टीनेज ब्रेन अब वो रीवायर हो चुका है, नॉट फॉर द लव बट फॉर द एक्साइटमेंट। एंड इसीलिए आप देखेंगे कि जो टीनेज के बच्चे हैं वो कंपैरेटिवली स्मोकिंग, ड्रिंकिंग, ड्रग्स, फ्रेंड्स के साथ आउटिंग करना, नाइट आउट करना, रेसिंग करना, वो सारी चीज़ें बहुत ज़्यादा इन्जॉय करते हैं। द रीज़न इज़ वो ब्रेन के अंदर कंपैरेटिवली एक्साइटमेंट सबसे ज़्यादा है। सो नाउ जब भी हम बच्चों को एडवाइस देते हैं या फिर जब हम बच्चों का इंक्वायरी करते हैं, एज यू सेड, कि हम पूछना चाहते हैं उनके जीवन के बारे में, वो दोनों सिचुएशन में दे डोंट फील द एक्साइटमेंट। सो मैं कहता हूँ जब भी आप बात करें तो बच्चे को लगना चाहिए बापू अभी जिंदा है, राइट? तो जब आप दोस्त के साथ बात करेंगे तो क्या आप इंक्वायरी करेंगे या बातचीत करेंगे?
एंड बातचीत किसके लिए करेंगे? एंजॉय करने के लिए, नॉट इंक्वायर करने के लिए। सो सेम वे जब टीन एज का बेटा है, बेटी है, तो हमारा फोकस वो नहीं होना चाहिए कि मैं उसकी लाइफ के बारे में जानूं। हमारा फोकस ये होना चाहिए कि बच्चा क्या चीज़ एंजॉय करता है उसके बारे में बात करो। सो मे भी आजकल के बच्चे यूट्यूबर बनना है, ना गेमर बनना है, ना फलाना डिमका, वो सारी चीज़ों के बारे में बताते हैं। जब भी वो सारी चीज़ों के बारे में बताते हैं, हम नॉन जजमेंटल होते हुए बच्चे को एज अ फ्रेंड के तौर पे जस्ट हम खाली उसको सुने। एंड वो 5 मिनट, 10 मिनट, 15 मिनट हम जब उसको सुनेंगे। नंबर 2, जब हम बच्चे छोटे थे हम एडवाइस देते थे, चलता था। बच्चा बड़ा हो जाए उसके बाद में हमारे काम में हम बच्चों की एडवाइस देना शुरू करें कि बेटा मैंने देख तो ये थंबनेल बनाया है और ये थंबनेल है, ये दोनों में से तुझे क्या लगता है कौन सा अच्छा लगेगा? बेटा मैं अभी ये काम के लिए जा रहा हूँ तो ये पहनूं कि ये पहनूं, तुझे क्या अच्छा लगता है कि मैं क्या क्या पहनूं तो ज़्यादा अच्छा रहेगा? इट मीन्स कि हम बच्चों को हमारे लाइफ के लिए या हमारे डिसीजन के लिए इन्वॉल्व कर रहे हैं। एंड बच्चों का जब ओपिनियन एंड डिसीजन जब हमारे साथ हम इन्वॉल्व करें तो फिर बच्चे हमारे साथ इन्वॉल्व होंगे। एंड वो नेगेटिव एक्साइटमेंट की ओर, माने स्मोकिंग, ड्रिंकिंग, ड्रग्स या वो सारी चीज़ों में, पार्टी, नाइट आउट के लिए नहीं जाएंगे, बट वो मम्मी पापा के साथ अच्छी वैल्यूज़ के साथ पॉजिटिव काम के लिए पॉजिटिविटी के साथ एक्साइटेड फील करेंगे। एंड बिकॉज ऑफ दैट वो रॉन्ग डायरेक्शन में नहीं जाएंगे। बिकॉज आप अग्री करेंगे कि एज अ मदर फादर हमारा सबसे बड़ा कंसर्न वही होता है कि उसकी लाइफ में कुछ गलत ना हो रहा हो, और यदि हो रहा हो तो हमें पहले से पता चल जाए। बट वो फियर के साथ जब हम बातचीत करते हैं तो बच्चे वो एक्साइटमेंट फील नहीं करते। एंड इसीलिए फन पे फोकस करना है, नॉट ऑन फियर। तो इसमें ना मेरे मन में 2 डाउट्स आ रहे थे। मैं पहले तो मुझे ये करना था कि जैसे आपने बोला कि हमें बच्चों को इन्वॉल्व करना है अपने डिसीजंस में, कि हम उनसे पूछें। जहाँ तक हमने अब तक किया कि पेरेंट्स को हमेशा ये रहता है कि हमें बच्चे, वी शुड बी समवन दैट किड्स शुड लुक आफ्टर, कि हमें कुछ लाइफ में चाहिए है डिसीजन तो पेरेंट्स के पास आएँ। तो जैसे कि आजकल की जो जनरेशन, जब वैसे ही जनरेशन गैप हो जाता है और बच्चों को पहले ही लगता है कि पेरेंट्स को तो कुछ नहीं आता, मुझे ही सब कुछ आता है, तो कहीं ऐसा तो नहीं हो जाएगा कि जब हम बच्चों से एडवाइस लेनी शुरू कर दे तो उनको बिल्कुल ये लगना शुरू करे कि इनको तो कुछ भी नहीं पता, मैं ही सारी चीज़ों में इनकी हेल्प कर रहा हूँ या कर रही हूँ? यस, वैसा फील होना ही चाहिए, क्योंकि आम के पेड़ पे आम आता है, आम के पेड़ के लिए नहीं, दुनिया के लिए। सो जो आम के पेड़ का काम क्या है? वो आम को ग्रो करना, उसको पकाना और उसको छोड़ देना, राइट? दैट इज द यूनिवर्सल लॉ। सेम वे जो बच्चा हमारे पास आया, हमें ऐसा लगता है पकना भी हमारे पास चाहिए और हमारे पकने के बाद भी हमारा ही रहना चाहिए। दैट इज द चैलेंज। सो रियल पर्पस ऑफ पेरेंटिंग, यदि मुझे कोई पूछे, तो बच्चा जो 100% डिपेंडेंट है, खाना पीना, सोना, उठना, सारी चीज़ों के लिए, जो बच्चा 100% डिपेंडेंट है वो बच्चा 100% इंडिपेंडेंट हो जाए। एंड वो जर्नी को आप भी एंजॉय करे और साथ ही साथ में बच्चा भी आपकी कंपनी को एंजॉय करे। दैट इज द परफेक्ट पेरेंटिंग। सो हमें वो बच्चा बड़ा होना चाहिए, बट हमारा पेरेंटिंग बड़ा नहीं होता, उसको छोटे बच्चों की तरह ही ट्रीट करते हैं। एंड इसलिए शायद आपने देखा होगा आसपास में कि बच्चे बोलते हैं कि अब मैं छोटा बच्चा नहीं हूँ, अब मैं बड़ा हो चुका हूँ। दैट इज़ दी रेड फ्लैग कि जहाँ पर हमें उसके लाइफ में थोड़ा सा इंटरफियर करना कम कर देना चाहिए। यदि हम वो नहीं करेंगे तो बच्चे साइकोलॉजिकली काफ़ी दूर चले जाएंगे। काफ़ी सारे हमारे पास केसेस आते हैं जहाँ पर कहते हैं कि बच्चे हमें रिस्पेक्ट नहीं देते। वो शायद अभी दादा दादी है, बट समहाउ वो बच्चे उनकी बातों को ध्यान नहीं देते, उनको वैल्यू नहीं देते। मे बी शायद जो रिस्पेक्ट मिलना चाहिए जो घर के अंदर, वो नहीं देते। क्यों? क्योंकि बचपन के अंदर जो मम्मी पापा ने बच्चों का डिसीजन लेने में हेल्प नहीं ली होगी, वही बच्चे बड़े हो जाएंगे, उसके बाद में अपने डिसीजन के लिए मम्मी पापा की हेल्प नहीं लेंगे। एंड मे बी दी रेमंड वाला जो आपने किस्सा देखा, मिस्टर सिंघानिया, जो 12,000 करोड़ का बिजनेस एम्पायर क्रिएट कर ले, जिनको पर्टिकुलरली भारत रत्न और सारी चीज़ें मिली हो, रेमंड जैसी ब्रांड क्रिएट कर ले, एंड एंड ऑफ द लाइफ यदि बुक लिखनी पड़े, माई इनकम्प्लीट लाइफ एंड इनकम्प्लीट लाइफ, तो मुझे लगता है शायद उन्होंने बिजनेस पे डेफिनेटली ध्यान दिया, बट समहाउ जो बच्चे के अंदर इमोशन, लव, केयर, सिंपैथी, सुनना, वो सारी चीज़ों पे भी यदि हम फोकस करें और 12,000 करोड़ की जगह शायद 6,000 करोड़ हो, तो वो ज़्यादा हैप्पीनेस देने वाला रिटायरमेंट होगा।
ये आपने बात बड़ी अच्छी बोली है कि जो इमोशंस में बच्चों की काम करना है, क्योंकि ये वाकई में ये हमारी सोसाइटी में प्रेवलेंट है कि बच्चे बड़े हो जाते हैं, कई बच्चे बड़े हो जाते हैं, पेरेंट्स को पूछ नहीं रहे, उनकी रिस्पेक्ट नहीं कर रहे, अपनी लाइफ में कुछ भी करते चले जा रहे हैं। तो कहीं ना कहीं वो जब बच्चे ही थे, अब वो बड़े हो गए, अभी हम उनको बड़े नहीं समझ रहे, हम यही समझ रहे बच्चे हैं बट हमारी सुन नहीं रहे हैं। ये एक्सेप्टेंस पेरेंट्स नहीं लेकर आ पाते कि वो भी अब एडल्ट हैं, उनकी अपनी एक लाइफ है जिसमें कि वो डिसीजंस लेंगे और अच्छे डिसीजंस लेंगे। तो हमें खुश होना है कि हमारे बच्चे इंडिपेंडेंटली डिसीजन ले पा रहे हैं। तो वो दैट इज राइट पेरेंटिंग। इट शोज कि आपने वैसा राइट पेरेंटिंग किया है कि बच्चा डिसीजन खुद ले रहा है। कब तक आप बच्चे के पेरेंट बने रहोगे? सो दैट इज राइट पेरेंटिंग। ये मैंने कहीं पढ़ा था कि एक मदर बनने का मतलब सबसे बड़ी रिस्पॉन्सिबिलिटी हमारी होती है कि हम बच्चे को ऐसा बनाएं कि आगे चल के उसे हमारी ज़रूरत ना पड़े लाइफ में। वेरी गुड, राइट राइट। दिस इज द बेस्ट थिंग कि आपको ऐसी पेरेंटिंग करनी है। दिस इज द मोस्ट हार्ड थिंग भी, कि हमको सबसे मुश्किल भी यही लगता है कि बच्चे को हमारी ज़रूरत ना पड़े, लेकिन एक्चुअली में वो बच्चे के लिए बहुत अच्छा होता है अपनी लाइफ अच्छी जीने के लिए। 100%। तो वो कहीं ना कहीं वो रूट कॉज जो बचपन में आ जाता है बच्चों के दिल में, माइंड में, पेरेंट्स को लेकर, कि वो इमोशनल कनेक्ट उनके साथ बना नहीं होता। कि जब वो चले जाते हैं उस एज में कि उसके बाद वो इमोशनल बॉन्ड फिर पेरेंट्स चाहे कितना खींचते रहे, क्योंकि अब बच्चा डिपेंडेंट नहीं है उनके ऊपर, तो वो उनके पास लौट कर नहीं आता। तो वो क्या मिस्टेक्स रह जाती हैं ऐसी कि वो इमोशनल बॉन्ड नहीं बन पाता बचपन में। सो बच्चों का इमोशनल बॉन्ड माने हार्ट को डेवलप करना। तो शास्त्रों के अनुसार पहले जो 7 साल है वो हार्ट को डेवलप करने के हैं, जहाँ पर बच्चों का इमोशन, केयर, लव, सिंपैथी, एम्पैथी, ये वाले जो एरियाज हैं उसको नर्चर करने पे फोकस करना है ना। एंड इसलिए शायद हमारे जब बचपन में 6 या 7 साल के बाद ही बच्चों को भेजा जाता था। इनफैक्ट राजाओं के समय में जो गुरुकुल परंपरा थी वहाँ पर 7 साल के बाद ही बच्चों को पर्टिकुलरली गुरुकुल में भेजा जाता था। सो पहले 7 साल मम्मी पापा जो प्राइमरी केयर गिवर है, मम्मी पापा, दादा दादी, चाचा चाची, जो भी फैमिली मेम्बर्स हो, उनका डेली शो अप करना, उनका डेली केयर करना, ताकि वो बच्चे के दिल के अंदर ट्रस्ट डेवलप हो। सो फर्स्ट जो 2 to 3 years ऑफ टाइम है दैट इज फॉर ट्रस्ट वर्सेस मिसट्रस्ट। सो यदि बच्चे को उछाला, बच्चे को कैच किया, बच्चे को पेकाबू किया, वो सारी चीज़ें करते हुए, बच्चे को गुदी गुदी करते हुए, उसके साथ धमाल मस्ती करते हुए हम एक ट्रस्ट क्रिएट कर रहे हैं कि आपको बेटा कुछ भी होगा तो वी आर देयर फॉर यू। बिकॉज उस समय पे पहले 2 साल में बच्चा बोल नहीं सकता, बच्चा अपनी ज़रूरतें एक्सप्रेस नहीं कर सकता, बट फिर भी वो सर्वाइव कर रहा है, फिर भी वो हैप्पी रह रहा है। मीन्स व्हाट, पहले ट्रस्ट सीखता है फिर लैंग्वेज सीखता है। एंड ज़्यादातर पेरेंट उस समय पे मे बी पैसे कमाने के लिए या और कोई काम के लिए या मे बी सोशल लाइफ में, शोर शराबा में, उनको लगता है कि भाई अभी तो बच्चा छोटा है, काम वाले संभालेंगे। बट वो काम वाले संभाल लेंगे, बच्चे को बड़ा कर लेंगे, बट जो इमोशनल कनेक्ट है, जो प्राइमरी केयर गिवर, जो ब्रेन की और बॉडी की रिक्वायरमेंट है, वो पूरी नहीं हो रही है। एंड बिकॉज ऑफ दैट वो बच्चा जब धीरे धीरे बड़ा होगा, तो आज आप देख रहे होंगे कि ऐसे बच्चे जो बड़े होते हैं वो कंपैरेटिवली बड़े होने के बाद में रिलेशनशिप के अंदर ट्रस्ट इश्यूज आज की जनरेशन में सबसे ज़्यादा आ रहा है। वो किसी के ऊपर या पार्टनर के ऊपर या और कोई व्यक्ति के ऊपर ट्रस्ट नहीं कर पाते। द रीज़न इज़ व्हाट, बचपन के अंदर वो जिनके ऊपर ट्रस्ट कर पाए वैसे लोग उसके आसपास में नहीं थे। सो यदि हमें इमोशनल बॉन्ड बनाना है तो सबसे बेस्ट टाइम, जिनके भी बच्चे छोटे हैं, फर्स्ट 7 years, वो जितना हम ज़्यादा टाइम देंगे, जितना ज़्यादा हम उसके साथ खेलेंगे, धमाल मस्ती करेंगे, उतना ज़्यादा अच्छा है। मम्मी पापा दोनों बिजी हैं तो मैं कहूँगा थोड़ा भी कॉम्प्रोमाइज़ करते हुए दादा दादी या चाचा चाची या कोई भी अदर फैमिली मेम्बर भी यदि बच्चे को टाइम देंगे वो सबसे अच्छा रहेगा। और या फिर यदि हमने कोई व्यक्ति को स्पेशली डेडिकेटेड रखा हुआ है तो उसको वो मेड की तरह ट्रीट ना करे, उसको भी फैमिली मेम्बर की तरह ट्रीट करे, कि वो हमारे बच्चों के साथ फैमिली जैसा ट्रीट करे, ताकि बच्चे का एटलीस्ट जो ट्रस्ट इश्यू है वो लाइफ में बाद में कभी प्रॉब्लम ना हो। सो फर्स्ट 7 years फॉर हार्ट, नेक्स्ट 7 years इज़ फॉर हेड, जहाँ पर हमें बच्चों के हेड को डेवलप करना है, डिसिप्लिन को लाना है, रूटीन को बनाना है। जहाँ पर सबसे ज़्यादा मम्मी पापा गलती करते हैं कि जैसे ही बच्चा 7 साल का हो तो बच्चे का सोने का टाइम, उठने का टाइम, खाने का टाइम, स्पोर्ट या फिजिकल एक्टिविटी करने का टाइम, वो रूटीन बना देना चाहिए, राइट। एंड यदि हम वो रूटीन नहीं बनाएंगे तो अब जब हेड का डेवलपमेंट हो रहा था तब डिसिप्लिन, टाइम से काम करना, टाइम से उठना, वो सारी चीज़ों का सॉफ्टवेयर में प्रोग्रामिंग ही नहीं हुआ है। एंड यदि वो प्रोग्रामिंग नहीं हुआ है, जब बच्चा 15 साल का होता है, 16 साल का आता है, 10th में आता है, फिर मम्मी पापा बोलते बच्चा पढ़ता ही नहीं है।
अब वो जो पर्टिकुलरली जो फेज था, माने 0 to 7, 7 to 14, 14 के बाद वाला जो फेज है, दैट इज फॉर हैंड डेवलपमेंट, दैट इज फॉर स्किल डेवलपमेंट, दैट इज कि वो बच्चा कुछ ना कुछ काम करे, प्रैक्टिकल लाइफ में स्किल डेवलपमेंट के ऊपर फोकस करे। बट स्किल तभी डेवलप होगा जब डिसिप्लिन होगा। सो आप अग्री करेंगे, यू आर ऑल्सो क्रिएटर, तो आपको वीडियोस बनाने हैं, तो उसके लिए राइटिंग को लेकर, रीडिंग को लेकर, स्क्रिप्ट राइटिंग को लेकर हमारी क्या होनी चाहिए? डिसिप्लिन, राइट। जब भी मूड में आए तब हम करेंगे तो यूट्यूब नहीं चलेगा, तो इंस्टाग्राम नहीं चलेगा। सो वो डिसिप्लिन का जो रूट है वो हमें ये से 14 ईयर्स के बीच में डालना है। ज़्यादातर मम्मी पापा ने पहले टाइम नहीं दिया, उसकी जगह पर टॉय दे दिया। अब डिसिप्लिन नहीं दिया, उसकी जगह पर डर दे दिया कि तू नहीं पढ़ेगा तो हॉस्टल में डाल देंगे, फलाना करेंगे, ढिमका करेंगे। नाउ बिकॉज ऑफ दैट वो बच्चा जब 14 ईयर्स का होता है, मम्मी पापा को ऐसा लगता है यार एक ही तो बच्चा है। फिर उसको क्या करते हैं? फिर उसको लाड़ कोड़ करना, फिर उसको प्यार करना शुरू करते हैं। तब तक ज़्यादातर फैमिलीज़ में पेरेंट्स भी वेल सेटल्ड हो जाते हैं। उनका जो स्ट्रगल वाला फेज होता है, घर, कार, इंस्टॉलमेंट, सारी चीज़ कंप्लीट हो गई है। सो नाउ व्हाट दे वांट कि चलो मेरे बच्चे को गाड़ी चाहिए, मेरे बच्चे को ये चाहिए, मेरे बच्चे को ये करना है, नाइट आउट करना है। तो वो सारी चीज़ों में हाँ पे हाँ करते हैं। ये एक्चुअली करना कब था? जो 2-3-4 साल का था। एंड अब वो बच्चे के हाथ में जब कार आ जाती है, तो मे बी जो एक्सीडेंट के केस हम आए दिन देखते रहते हैं, टीन एज बच्चे के हाथ में बिफोर लाइसेंस आ जाने के बाद में, राइट, वो सारी चीज़ें, या मे बी ड्रग्स या स्मोकिंग या हुक्का या मे बी हुकअप कल्चर, वो सारी चीज़ों के अंदर फिर बच्चे चले जाते हैं। तो जो समय पे प्यार करना है उस समय पे प्यार करना चाहिए, जो समय पे स्किल डेवलप करना चाहिए वो समय पे स्किल डेवलपमेंट करना चाहिए। दैट इज़ द आइडियल सिचुएशन जो होना चाहिए। बिल्कुल। और जो आपने बोला कि ये वाली बात, तो जो आप कह रहे थे ना कि बच्चों को वो 14 ईयर्स के बाद लाड प्यार के चक्कर में वो बाइक पकड़ा देते हैं, वो कार पकड़ा देते हैं, और बच्चों को फ्रीडम इतनी ज़्यादा एकदम से मिल जाती है कि डिसिप्लिन उन्होंने सीखा नहीं, फ्रीडम आ गई, अब वो उस फ्रीडम का मिसयूज़ करना शुरू कर देते हैं। और पेरेंट्स के साथ क्योंकि वो इमोशनल बॉन्ड बना नहीं, तो ये पता नहीं है कि घर भी आकर डिस्कस करना है, पेरेंट्स को भी नहीं वो समझ में आ रहा कि बच्चे के साथ क्या डिस्कस करना है। और मैंने ये देखा है कि स्कूल नहीं अलाउ कर रहा 2 व्हीलर बच्चे को, कि अभी वो उसका लाइसेंस वाली एज नहीं है, गवर्नमेंट नहीं अलाउ कर रही है। तो जब ट्रैफिक रूल्स अलाउ नहीं करे, बट फिर भी आजकल पेरेंट्स को बहुत जल्दी है। मैंने देखा है बच्चों के पाँव नहीं वहाँ पर लग रहे हैं नीचे, बट 6th क्लास में, 7th क्लास में वो इतनी तेज़ दौड़ा रहे हैं, एक्टिवा ली हुई है, बाइक्स ली हुई है, बहुत तेज़। खुद की भी लाइफ को खतरा है, दूसरों की भी लाइफ को खतरा है। तो ये क्या माइंडसेट होता है कि पेरेंट्स को इतनी जल्दी होती है कि फटाफट स्मार्टफोन दिला दो, फटाफट बाइक दिला दो बच्चों को? ये क्या रहता है? वो गिल्ट से ओवरकम करना चाहते हैं। जो मैंने कहा कि यदि टाइम नहीं देंगे तो फिर हमें लगेगा कि बच्चा जो मांगता है वो दे दो। बट जो पेरेंट ने बच्चों को टाइम दिया हुआ है, अच्छे संस्कार देने के लिए फोकस किया हुआ है, वो पेरेंट बच्चे को बोलेंगे कि बेटा अभी आपका लाइसेंस नहीं है, आपको बाइक या कार या 2 व्हीलर नहीं मिलेगा। वो ओपनली बोल सकते हैं। इसलिए मैं कहना चाहूँगा अच्छे पेरेंट बनने की जगह सच्चे पेरेंट बनने पे फोकस करना चाहिए। कई बार बच्चे बोल देते हैं कि तुम अच्छी मम्मी नहीं हो, तुम अच्छे पापा नहीं हो, तो पेरेंट के लिए शॉक बैक फील होता है कि यार मैंने इतना सारा कर दिया और बेटा ऐसा कैसे बोल रहा है। वो खाली इमोशनली खेल रहा है, इमोशनल ब्लैकमेल कर रहा है। वही बच्चे को जब 5 मिनट के बाद आइसक्रीम मिलेगी या चॉकलेट मिलेगी तो वही बोलने वाला है तुम मम्मा वर्ल्ड की बेस्ट मम्मा हो। सो वो महात्मा गांधी को भी यदि उनका बेटा बोल सकता है कि आप अच्छे पापा नहीं हो, तो हमें तो बोलेगा ही बोलेगा। सो वो चीज़ को हम एक्सेप्ट करें। वो चीज़ बच्चे इमोशनली हमसे काम कराने के लिए, वो इमोशनल ड्रामा है, वो चीज़ समझ के हम उसको एक्सेप्ट करें एंड हम कहें बेटा आपके लिए जो सही होगा वो मैं करूँगा। सो मम्मी पापा का एटीट्यूड क्या होना चाहिए? लाइक अ हेलमेट। मम्मी पापा का एटीट्यूड कैसा होना चाहिए? लाइक अ सीट बेल्ट। सो सीट बेल्ट पहले प्रोटेक्ट करने पे फोकस करेगा, चाहे वो कोई पसंद करे या चाहे ना करे। सो जब हम बच्चे को पहले प्रोटेक्ट करते हैं और फिर प्रोवाइड करते हैं उसको जो चाहिए, वो फैसिलिटी वगैरह जो भी चीज़ चाहिए, अंडर कंट्रोल्ड एनवायरनमेंट, डिसिप्लिन के साथ में, तो वो बच्चे का डिसीजन पावर 20 साल की एज पे, इट इज से कि जो फ्रंटल लोब है वो 18 से 20 साल होते हैं फॉर द डेवलपमेंट, जिसके बाद में बच्चों के अंदर डेवलप होता है डिसीजन मेकिंग, व्हाट इज़ राइट एंड व्हाट इज़ नॉट। इसलिए आपने देखा होगा काफ़ी सारे बच्चे जो बचपन में बहुत ज़्यादा शरारती थे, मे बी टीचर्स ने, स्कूल्स ने, या मे बी घर में लोगों ने बोला होगा कि पता नहीं तू बड़ा होकर क्या करेगा। एंड वही बच्चा मे बी 18-20 साल का होते होते वो एकदम शांत हो जाता है, करियर से रिलेटेड फोकस्ड हो जाता है, फिर वो लाइफ में कुछ सक्सेसफुल कर देता है। द रीज़न इज़ व्हाट, वो प्री फ्रंटल लोब अब डेवलप हो गया। जब नहीं था तो वही ब्रेन था, वही बॉडी था, बट वो धमाल मस्ती कर रहा था। बट व्हाट इज़ राइट एंड व्हाट इज़ रॉन्ग जब वो डेवलप हो गया, उसके बाद में वही अच्छे से काम कर रहा है। तो जब वो डेवलप हो उसके बाद में 21 साल की एज पे, मैंने 14 to 21, 7 and 7 years,
उसके बाद में यदि हमने बच्चे के हाथ में कार थमाई है, उसके बाद में यदि हमने बच्चे को जो भी चाहिए उसके बिजनेस के लिए, स्टार्टअप के लिए, तब हमने फंड प्रोवाइड करा है, तो वो ज़्यादा अच्छा है। तो 14 पे फंड नहीं देना चाहिए, 21 पे जब वो सारी चीज़ आ गई हो, डिसिप्लिन एंड देन आफ्टर स्किल डेवलप हो गई, उसके बाद में हम देंगे तो वो पैसे को कम नहीं करेगा, वो पैसे को बढ़ाने पे फोकस करेगा। तो जैसे आपने कहा कि पेरेंट्स की प्रोटेक्ट करने वाला होना चाहिए, कि हमें ये चीज़ ज़्यादा सोच के चलने की बाकी सब क्या कर रहे हैं उसकी जगह क्या सही है वो पे वो फोकस बच्चे की जो डिमांड्स हैं उनमें हम भी थोड़ा सा कॉन्शियसली रिएक्ट करें, इंस्टेड ऑफ मना करने की कि क्या सही है क्या गलत है, कौन सी बात माननी है कौन सी नहीं। तो जैसे अगर पेरेंट्स के एंड पे हमने, अगर मुझे मेरे बच्चे ने आकर कुछ कहा है और मैंने कह दिया कि नहीं ये बेटा सही नहीं है, ये अभी इस एज में नहीं मिलेगा, वाकई मिलेगा। अब जब हम बच्चे के पॉइंट ऑफ व्यू से सोचते हैं तो क्या होता है कि प्रॉब्लम ये नहीं होती है कि भी हाँ भी बच्चा हमसे आके डिमांड कर रहा है और हमने मना कर दिया, बच्चा समझ गया। अब जब बच्चा बाहर जाएगा और उसको लगेगा कि वो प्रॉब्लम वहाँ होती है जो बाकी पेरेंट्स दे देते हैं वो चीज़ें, उसके पेरेंट ने तो समझा दिया सब कुछ, बच्चा समझ गया, लेकिन वो बाहर निकला, दूसरे के पेरेंट्स ने सारी बातें मान ली, अब वो दूसरे बच्चे लेकर घूम रहे हैं उन्हीं चीज़ों को जिसके लिए हमने अपने बच्चे को मना कर दिया। अब वो बच्चा कैसे उस सिचुएशन से डील करे, क्योंकि वो लेफ्ट आउट फील करता है, बाकी बच्चे दिखाते हैं कि देखो इसके पास नहीं है मेरे पास है, तो बच्चा उस टाइम पे अपने आप को कैसे समझाए? एक्सीलेंट। सो ऐसे सिचुएशन में मम्मी पापा का क्या रोल होना चाहिए और बच्चे को क्या सोचना चाहिए, दो चीज़ कहना चाहूँगा। वेरी फर्स्ट थिंग, यदि बच्चे को बचपन से मम्मी पापा ने लाइक किया है, लव किया है, केयर किया है, उसका जो पैशन हो उसको लेकर सपोर्ट किया हुआ है, तो ज़्यादातर बच्चे को और किसी के साथ अपने आप को फैसिलिटी को लेकर कंपेयर करने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। जब वो बच्चा अपनी लाइफ से काम, कंपोज, हैप्पी फील कर रहा है तो उसको फिर वो कंपैरिजन की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। नंबर 2, यदि बच्चे का कंपैरिजन पेरेंट ने बचपन में नहीं किया है कि देख मिस्टर शर्मा के बेटे की तरह या वर्मा के बेटे की तरह, देख उसने 95 लाया, वो 79 लाया और तू देख 35 पे अटका हुआ है, वो यदि पेरेंट ने कंपैरिजन नहीं किया है तो बड़ा होने के बाद वो बच्चा भी दूसरे बच्चों के साथ खुद को कंपेयर नहीं करेगा। एंड नंबर 3 एंड मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग, पर्टिकुलरली नंबर 1 पैशन के ऊपर यदि हम काम करें, उसका इंटरेस्ट वो जो है उसके ऊपर फोकस करें। नंबर 2 हम कंपैरिजन ना करें। एंड नंबर 3 मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग, हम बच्चे को भी ये चीज़ सिखाए कि बेटा यदि आपको किसी को कंपेयर करना है तो लाइफ में फैसिलिटी को देखकर कंपेयर नहीं करना चाहिए, परफॉर्मेंस को देखकर कंपेयर करना चाहिए। सो यदि मेरे सो दोस्त के पास, जैसे अभी थोड़े समय पहले वन ऑफ द क्लाइंट आए थे फॉर द काउंसलिंग एंड उनकी डॉटर इज़ इन 12th एंड यूरोप घूमने के लिए लेके गए थे। जब वो वापस आए तो शी वॉज कंप्लेनिंग लाइक एनीथिंग, राइट। वो 5 स्टार होटल में रहे हैं, मे बी पर डे 80,000 to 1 लाख रुपीज़ होटल के रूम के पीछे स्पेंड किए हैं एंड शी इज़ कंप्लेनिंग लाइक एनीथिंग। तो मम्मी पापा को शॉक हुआ, बोले क्या बात है? बोले आप मुझे बिजनेस क्लास में क्यों घूमने के लिए लेके नहीं गए? मेरी सारी फ्रेंड्स बिजनेस क्लास में गई हुई थी, राइट। क्यों? क्योंकि जो लेवल की उन्होंने स्कूल चूज़ करी थी, जहाँ पर उनका जो कैपेसिटी है उससे ज़्यादा बड़ी वाली स्कूल पे यदि रखेंगे तो 12th स्टैंडर्ड में डॉटर है, ऑलमोस्ट पूरा वर्ल्ड घूम चुकी है, पर फिर भी कंप्लेन कर रही है। सो यहाँ पर मम्मी पापा क्या चीज़ ध्यान में रखें कि वो जो बच्चा है उसके लिए जब हम स्कूल चूज़ करते हैं, उसके लिए जब हम ट्यूशन या एक्टिविटी चूज़ करते हैं तो हम वैसा ना चूज़ करें कि जो सबसे महंगा हो। उसकी जगह पर 2 चीज़ हम चूज़ करें। वेरी फर्स्ट थिंग कि वो जो सबसे नज़दीक है वो स्कूल अच्छी है, राइट। नंबर 2, कई बार हमें लगता है कि ये बोर्ड ना वो बोर्ड ना फलाना बोर्ड ना ढिमका बोर्ड, बोले IB बोर्ड ना CBSE ना ICSE, कौन से बोर्ड में रखें? मैं बोलता हूँ जिसका फुल फॉर्म पता हो ना वो बोर्ड में रखो, तो सिर्फ स्टेट बोर्ड में ही रख पाएंगे, राइट। ज़्यादातर में पता नहीं है क्योंकि बाकी के लोग कर रहे हैं तो पेरेंट भी वही कर रहे हैं। जब पेरेंट वही कर रहे हैं तो बच्चा बचपन से देख रहा है कि मम्मी पापा के लिए बाहर के लोग और दूसरे लोग क्या सोचते हैं वो इंपॉर्टेंट है, तो बच्चा बड़ा होते होते सेम चीज़ पे फॉलो करना शुरू करता है। सो नंबर 1 नज़दीक की स्कूल हो, नंबर 2 जो बोर्ड उतना ज़्यादा मैटर नहीं करेगा, एंड नंबर 3 एंड मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग कि जो हमारा बजट हो उसका 70 to 80% वाला बजट हो, उतने खर्चा हो, उतनी वाली स्कूल में रखना चाहिए। सो वहाँ पर हमारे लेवल या उससे थोड़े से नीचे लेवल वाले जब बच्चे आ रहे तो उनकी जो मौज शौक, उनकी जो भी रहन सहन वगैरह वो भी होगा, वो नॉर्मल और हमारे आसपास का ही होगा, यहाँ थोड़ा सा नीचे होगा, तो वहाँ पर बच्चा कभी भी इन्फीरियर फील नहीं करेगा। मम्मी पापा मुझे बोलते हैं कि यदि हम बच्चों को महंगी स्कूल में नहीं डालेंगे तो उनका डेवलपमेंट कैसे होगा? मैं वही मम्मी पापा को कहता हूँ कि आप वैसा करें, अभी कोई बॉलीवुड पार्टी में चले जाएं,
अभी, या फिर बिजनेस के जो वो टाइकून्स इकट्ठा हुए हैं वो गेट टुगेदर में आप चले जाएं, उनके साथ आप डिनर में चले जाएं, व्हाट डू यू फील? जब आप बॉलीवुड सेलिब्रिटीज़ के बीच में हैं तो व्हाट डू यू फील? उस समय पे आप क्या फील करेंगे? बोले थोड़ा इन्फीरियर फील करेंगे, फलाना होगा, डिमका होगा, शायद खुल के हम बात नहीं कर पाएंगे। सोचिए वैसी ही पार्टी में आपको 5 साल तक, 6 साल तक, 7 साल तक रोज 7 घंटे जाना पड़े तो बड़े होने के बाद भी हमें वो स्ट्रेस फील होगा थोड़े समय के लिए। मे बी शायद थोड़े समय के बाद हम कॉप अप कर ले यदि हमारा वो लेवल बढ़ेगा तो, अदरवाइज नहीं कर पाएंगे। माने वो एक गरीब व्यक्ति को रोल्स रॉयस दे देंगे, उसको सूट बूट पहना देंगे, पर वो बाहर उतरेगा और उसको रोल्स रॉयस उतना कंफर्ट नहीं देगा जिसने खुद कमाया हुआ है, राइट? वो जो कंफर्ट के साथ बैठ पाएगा वो गरीब व्यक्ति नहीं बैठ पाएगा, क्योंकि वो उसका कमाया हुआ नहीं है। तो सेम वे यहाँ पर हम बच्चे को जब महंगी वाली स्कूल के बारे में सोचते हैं, क्योंकि उसको बेस्ट ऑफ द बेस्ट चीज़ मिलेगी, मैं पूछना चाहता हूँ वो महंगी से महंगी स्कूल में कितने बोर्ड के रैंकर निकले, कितने आईएएस वहाँ से बने, कितने आईपीएस बने? तो ज़्यादातर वो जो मीडियम या लोअर लेवल की स्कूल है वहीं से निकले हैं। हमें लगता है बेस्ट एजुकेशन मीन्स बेस्ट कैंपस, बेस्ट फैसिलिटी इज़ नॉट इक्विवेलेंट टू बेस्ट एजुकेशन, राइट? वो चीज़ हम ध्यान में रखें एंड बच्चों को महंगी से महंगी चीज़ों को जल्दी से जल्दी इंट्रोड्यूस ना करें। छोटे होते तभी हम आज हेमलीज वगैरह में चले जाए तो शायद हमारा पूरा बचपन जितने में निकल गया उतने में वो एक वीकेंड नहीं निकलता, राइट? सो 25-50 हज़ार रुपये बच्चे कहाँ पे यूज़ करते थे, वी डोंट नो। एंड हमारे समय पे 50 हज़ार रुपये में तो कॉलेज तक कंप्लीट हो चुका था हमारा एजुकेशन। सो जब हम वो सारी चीज़ों का बहुत ज़्यादा एक्सपोजर दे देते हैं फिर बच्चे की वो हैबिट हो जाती है। सो हम हो सके उतना होले होले धीरे धीरे बच्चों को फैसिलिटी देना शुरू करें, उतना जल्दी ना दें। ये 3 चीज़ों पे फोकस करें, मुझे लगता है ज़्यादा अच्छा रिजल्ट मिल सकता है। और मुझे लगता है कि ना पेरेंट्स, ये जो आपने बताया ना कि हेमलेज लेकर जाते हैं और जितने हमने अब तक नहीं टॉयज लिए होंगे उसमें एक ही टॉय आ जाता है उतने में, तो ये मुझे लगता है कि कहीं ना ये पेरेंट्स खुद को सेटिस्फाई ज़्यादा कर रहे होते हैं इंस्टेड ऑफ बच्चे को। वो खुद इंट्रोड्यूस कर रहे हैं कि ये वाला भी ब्रांड होता है, ये वाले भी टॉयज होते हैं, ये वाला स्टोर है, यहाँ से शॉपिंग करो। अगली बार से बच्चे को पता है, अगली बार से वो कहीं और जाएगा ही नहीं। क्योंकि वही बच्चा जब होते हैं बच्चे उस टाइम पे अगर आप उनको देखो, उनको टीवी का रिमोट दे दो, गाड़ी की चाबी दे दो, वो उनसे खेलकर खुश हैं। इनफैक्ट बर्तन और बेलन लेके भी बच्चे खेल सकते हैं। सो अमेज़न से जो पार्सल आता है उसका जो बॉक्स होता है, मेरा बेटा ज़्यादातर उसी के साथ ज़्यादा से ज़्यादा खेलता है, उससे खेल सकते हैं। अदरवाइज आप उनको कितनी ही चीज़ें हम खुद इंट्रोड्यूस करते हैं पहले, और बाद में हमें लगता है कि हमारे बच्चे जो हैं वो हमसे डिमांड कर रहे हैं ऐसी चीज़ों की। तो जो ये हम खुद से इंट्रोड्यूस करते हैं ना, उसमें एक चीज़ और है जो इंट्रोड्यूस कर चुके हैं पेरेंट्स और अब फंस चुके हैं बड़ी बुरी तरह से, वो है मोबाइल फ़ोन। कि पहले तो खुद लगा कि बहुत इजी तरीका है कि बच्चा खाना नहीं खा रहा, मोबाइल पकड़ा दो, मोबाइल देख रहा है, खा रहा है। अब आगे जाके ईटिंग डिसऑर्डर्स होते हैं, बच्चे को टेस्ट ही नहीं डेवलप हुआ, बच्चा खा ही नहीं रहा उसके बिना, तो फिर उसके बाद वो परेशान हो रहे होते हैं। तो इस चीज़ से कैसे डील करें वो? सो वेरी फर्स्ट थिंग, कई बार 2 चीज़ होती है। वेरी फर्स्ट थिंग कि एक तो हमने फॉर कंफर्ट हमने वो कर दिया, बट उससे भी ज़्यादा कई बार मम्मी को एक वो होता है, डर होता है कि मैं यदि मोबाइल नहीं दूंगी तो बच्चा खाना नहीं खाएगा। एंड वो लव उतना स्ट्रांग होता है कि वो कुछ भी करके बच्चे को खिलाना चाहती है, और उसके पास भी बाकी के आगे पीछे के फैमिली के, सोशल, बिजनेस के सारे जो भी काम है वो करने भी हैं। तो उसके पास जो थोड़ा बहुत टाइम है वो टाइम में बच्चे को खिलाना है, तो वो शॉर्टकट ढूंढा। नंबर 2, बच्चा नहीं खाएगा तो वो फियर के कारण भी हमने वो मोबाइल उसको दे दिया। सो वेरी फर्स्ट थिंग, सारी मदर्स को और सारे पेरेंट्स को कहना चाहूँगा, डरना बंद। आज से मैंने बच्चा जो दिन दुनिया में आया था उस दिन उसको फ़ोन नहीं मिला था, उस दिन उसको मम्मी का नाम पता नहीं था, पापा का नाम पता नहीं था, कौन था वो पता नहीं था, फिर भी उसने रो के बता दिया था मुझे भूख लगी है। एंड दुनिया में आके हॉस्पिटल में था, अननोन लोगों के बीच में था, फिर भी उसको भूख लगी थी तो उसने बता दिया। सो पेरेंट को क्या करना है, बच्चे को भूख लगे तब तक वेट करनी है एंड बच्चे को बोलना है बेटा आप टीवी देख सकते हो बट नॉट वाइल टेकिंग डिनर। तो आप क्या करो बेटा, आप पहले खाना खा लो और उसके बाद में टीवी देखो, या उसके पहले टीवी देख लो। जब आपका टीवी देखना कंप्लीट हो जाए आप मुझे बताना, आई विल सर्व यू अ फूड, राइट? एंड देन आफ्टर, पर्टिकुलरली जब वो मे बी 1 घंटा नहीं खाएगा, 2 घंटा नहीं खाएगा, 3 घंटा नहीं खाएगा, बट उसके बाद तो उसको भूख लगेगी, तो उसका बाप भी आएगा और बेटा भी आएगा। माने भूख इज अ सर्वाइवल इंस्टिंक्ट। तो वो जो बच्चा है वो बाय डिफ़ॉल्ट आएगा, बट तब तक हमारी पेशेंस थोड़े समय तक रखनी है। एंड नंबर 2, टीम वर्क होना चाहिए। सो ऐसा नहीं कि मम्मी ने नहीं दिया और फिर दादा या दादी ने हाथ में फ़ोन थमा दिया कि ले बेटा खा ले, ऐसा नहीं होना चाहिए। तो मुझे लगता है बहुत अच्छे से हमें रिजल्ट मिल सकता है।
मतलब इस चीज़ से डरना नहीं है कि बच्चा खाएगा ही नहीं फ़ोन नहीं मिला तो, और उसके इनफैक्ट टैंट्रम आजकल से भी। बच्चे ज़्यादा खाए उससे उनकी हेल्थ के चैलेंजेस आ रहे हैं। सो ओबेसिटी एंड वो सारी चीज़ें आजकल बच्चों के अंदर बढ़ रही है। सो यदि कम खाएगा या एक दिन नहीं खाएगा तो गुड अच्छी चीज़ ये है कि उसका फास्टिंग हो गया। बिल्कुल। तो वही बात है, उनके टैंट्रम से भी हमें डरना नहीं है कि थोड़ा टाइम करेंगे, और कहीं ना कहीं हमें खुद भी एग्जांपल सेट करना है। अगर हम खुद ही फ़ोन देख रहे हैं खाना खाते हुए, या हमने टीवी चला लिया खाना खाते हुए, तो बच्चे को वही हैबिट डेवलप होगी। स्टार्टिंग से ये चीज़ अगर आ जाए कि पूरी फैमिली आराम से बैठी है साथ में और खाना खा रहे हैं, बच्चा वही चीज़ सीख कर आगे 100% बढ़ता जाएगा। तो ये जैसे हम बॉन्ड बनाने की बात कर रहे थे कि बच्चों के साथ हमें स्ट्रॉन्ग बॉन्ड बनाना है पेरेंट्स को, तो वो एक आजकल ना पेरेंटिंग के साथ एक नया टर्म आया है, शेयरेंटिंग भी। पेरेंट्स क्या कर रहे हैं, उनको लग रहा है कि मेरा प्यारा बच्चा आया इस दुनिया में, ये देखो फ़ोटो क्लिक की और अपलोड कर दिया, ये देखो आज इसने पहली बार सुसु किया। वो बच्चे का व्लॉग प्रॉपर बना रहे हैं, इसका डायपर गंदा हो गया, अब हम इसका डायपर चेंज करेंगे, अब इसकी नाइया का टाइम हो रहा है, अब हम इसको ये खिला रहे हैं, देखो ये कैसे रो रहा है, ओ ये गिर गया। मतलब उसका इतना बारीक बारीक मोमेंट बच्चों का शेयर हो रहा है, जहाँ बच्चे को तो भी पता ही नहीं है कि मेरे बारे में क्या क्या दुनिया को पता है। जब वो बच्चा उस सोचने समझने के लेवल पर आएगा तो उसको ये चीज़ एक तरीके से, आपकी जो प्राइवेसी है वो चली गई ना बिना आपकी परमिशन लिए। तो ये चीज़ के बारे में आप क्या कहना चाहेंगे, जो शेयरेंटिंग कल्चर बढ़ता जा रहा है, ये सही है या ये वैसे ही मेमोरीज ही हैं बच्चों की जो बना रहे हैं? मैंने वो वेरी फर्स्ट थिंग मैं कहना चाहूँगा, वो पेरेंट का पर्सनल डिसीजन या चॉइस हो सकता है, बट वो डिसीजन बच्चे की मेंटल हेल्थ को डेफिनेटली इफेक्ट कर सकता है। यदि जैसे अभी थोड़े समय पहले कोई स्पिरिचुअल जो बच्चा था उसको अभी ट्रोल किया गया एट द एज ऑफ 10, राइट। सो ऐसा जब भी कोई सिचुएशन आता है या जहाँ पर वो फिर एक बार कोई भी डिजिट या कोई भी फोटोग्राफ, कोई भी वीडियो जब इंटरनेट पे गया तो वो वहाँ पर परमानेंट है। सो हम सारी छोटी छोटी चीज़ों को काइंड ऑफ वीडियो व्यूज़ को के पॉइंट ऑफ व्यू से ना देखते हुए हम वो चीज़ को हमारी मेमोरीज़ के लिए क्रिएट कर रहे हैं। एंड जो एक्स्ट्रॉर्डिनरी मोमेंट्स है वो चीज़ वस्तु को यदि हम होले होले शेयर करें देन देयर इज़ नथिंग रॉन्ग, बट वो चीज़ को यदि हम सिर्फ व्यूज़ के पॉइंट ऑफ व्यू से या सिर्फ और सिर्फ लाइक के पॉइंट ऑफ व्यू से हर छोटी छोटी चीज़ को डालते जाए, मुझे लगता है वो शायद गलत है। बट क्योंकि आज एज अ मदर, एज ए फादर, हर मम्मी पापा को लगता है कि बच्चे के साथ की ये जो पल है उसको मेमोरीज को हम क्रिएट करें फोटोज़ के अंदर, वीडियोज़ के अंदर, देन देयर इज़ नथिंग रॉन्ग। फैमिली के साथ, फ्रेंड्स के साथ यदि हम शेयर करना चाहते हैं देयर इज़ नथिंग रॉन्ग। बट जब तक वो बच्चे के मन में यदि वो चीज़ हमने बचपन से डाली हुई है, बच्चे ने बचपन से देखा है कि हम कुछ करते हैं, मम्मी मेरे लिए भी ईजी हो जाती है, क्यों? क्योंकि मम्मी को इंस्टाग्राम पे रखना है, मम्मी को फेसबुक पे रखना है। तो अब ये बच्चा सेम जब बड़ा होगा तो कहना चाहता हूँ, आप जो कहेंगे वो बच्चा कभी नहीं करेगा, आप जो करेंगे बच्चा सेम करेगा। सो वो बच्चे को बचपन में रिस्पेक्ट नहीं दिया था डिसीजन को लेकर, या उसको प्यार नहीं दिया था, वो बच्चा बड़ा होगा, पावर आएगा, घर में आप बूढ़े हुए, अब घर में आपको लव एंड रिस्पेक्ट, आपको दो चीज़ नहीं ही मिलेगा। सेम थिंग, आपने वो केक कट किया, बट केक कट करने के बाद बच्चे के साथ एंजॉय करने की जगह पर आप इमीडिएटली पोस्टिंग में लग गए, तो बच्चा भी टीन एज में पहुंचने के बाद सेम चीज़ करेगा। एंड इसलिए भी थोड़े समय पहले मेरा एक लेक्चर का रील था जो मैंने रखा हुआ था, एंड आई थिंक 2 दिन के अंदर ही 1 मिलियन से ज़्यादा पेरेंट्स ने उसको शेयर किया हुआ है, वो वायरल हुआ। एंड दैट इज़ कि बच्चा जब पर्टिकुलरली मम्मी पापा उसके साथ खेल रहे, संडे का दिन है, एंड किसी क्लाइंट का फ़ोन आए, एंड पापा यदि उस समय पे जवाब देते हैं कि मैं अभी बच्चे के साथ हूँ, मेरा फैमिली टाइम चल रहा है, हम कल बात करते हैं, मंडे मॉर्निंग में बात करते हैं, वैसा करके फ़ोन रख दें, तो वही बच्चा जब टीन एज में पहुंचेगा, बड़ा होगा, एंड मम्मी पापा के साथ डिनर कर रहा होगा, बातचीत कर रहा होगा, एंड उसके दोस्त का फ़ोन आएगा कि चलो नाइट आउट करते, चलो पार्टी करते, चलो यहाँ पर जाते, चलो वहाँ पर जाते, तो बच्चा भी अपने दोस्त को बोलेगा फैमिली के साथ हूँ, मम्मी पापा के साथ हूँ, बाद में बात करता हूँ, मेरे लिए भी फैमिली इज़ मोर इम्पॉर्टेंट देन दी एनी अदर थिंग, एनी अदर एक्टिविटी। सो डेफिनेटली हम वो पेरेंटिंग की जगह शेयरेंटिंग बहुत ज़्यादा कर रहे हैं, उसको कंट्रोल करना चाहिए। हमारी मेमोरीज़ के लिए है, हमारी लाइक के लिए नहीं है, उतना खाली ध्यान में रखें। बिल्कुल सही बात है जो आपने टीनेज की बात कही कि अगर हम शुरुआत से बच्चे को ये सिखा देंगे कि वो हमारे लिए इम्पॉर्टेंट है। तो मैंने ये कहीं पे सुना था, कहते कि जब हमारे बच्चे टॉडलर्स होते हैं ना,
तो वो हमको एक सेलिब्रिटी जैसा फील करवाते हैं। हम आए, वो मम्मा आ गई, पापा आ गए, आपके लिए रोज़, आपके लिए मैंने कार्ड बनाया। और वही बच्चे जब टीनेज में चले जाते हैं ना, तो वो एक ऐसे हमारे क्रश की तरह रिएक्ट करते हैं जिसको हमारे अंदर कोई इंटरेस्ट नहीं है। हम उसको बुला रहे हैं, हम उसकी वेट कर रहे हैं और वो हमको इग्नोर कर रहा है। तो वो वाला जो स्टेज आया ना कि वो हमें एक ऐसे क्रश की तरह इग्नोर कर रहा है जिसको हमारे अंदर कोई इंटरेस्ट नहीं है, वो इसलिए क्योंकि जब वो हमको सेलिब्रिटी की तरह फील करवा रहा था, तब हम उस सेलिब्रिटी जैसा रिएक्ट कर रहे थे जो सिर्फ ऑटोग्राफ देता है या इग्नोर करके आगे निकल जाता है अपने काम में बिजी होके। जब वो हमें सेलिब्रिटी जैसा फील करा रहा है तो हम उसको हक करें, उसको भी सेलिब्रिटी जैसा फील करवाएं कि हमारी लाइफ में वो भी सेलिब्रिटी है, तो आगे चल के वो वैसे क्रश वाली फीलिंग हमें नहीं देगा जो हमको इग्नोर कर रहा है। 100%। यहाँ से वो स्ट्रॉन्ग बॉन्ड बनना शुरू होगा। Right, तो right. यही बॉन्ड की जब हम बात करें ना, तो हमारी जो इंडियन फैमिलीज हैं, इसमें क्या है कि जो बच्चों को पनिशमेंट दी जाती है डिसिप्लिन के नाम पे, ये बहुत मतलब सीरियस एक इशू हो जाता है। क्योंकि जहाँ तक हम बात करते हैं, कई कंट्रीज ऐसी हैं जिन्होंने इसको बहुत सीरियसली डील कर रहे हैं, क्योंकि इसके लॉन्ग टर्म इमोशनल इम्पैक्ट हो जाते हैं बच्चों पर, ट्रॉमा हो जाता है। हमारे यहाँ इसको बहुत नॉर्मलाइज किया गया है। बच्चे को 2 थप्पड़ लगा दो, बच्चा नहीं मान रहा तो मम्मी अपने काम में बिजी है, बच्चे ने 2 बार भी बोल दिया मम्मी मम्मी थप्पड़ लगाओ, और अपना काम छूटा और अपना बिजी हो गए। तो वहीं कहते हैं कि जब पेरेंट्स, एक बड़ा हो गया, बच्चे आपस में लड़े, एक दूसरे को मारा पीटा, गलत, सब कहते हैं बहुत वायलेंस है इस बच्चे के अंदर। एडल्ट्स हो गए, एडल्ट्स एक दूसरे को मार पीट लेते हैं, पनिशमेंट है, पुलिस में केस हो जाएगा, कैसे ऐसे किसी को मारा पीटा। वही बच्चा जब वो बड़ा हो गया, वो पेरेंट को मारेगा जो अब बूढ़ा हो चुका है, तो सारी दुनिया उसको कहेगी कैसा बच्चा है, कैसी औलाद है, निकम्मी औलाद है, कलयुग चल गया है। लेकिन वही बच्चे को जब बचपन में मार पड़ी है, बेल्ट से, डंडों से, थप्पड़ से बंद किया गया, उसको ऐसा ट्रॉमा दिया गया, उसको सोसाइटी नॉर्मल कहती है, पेरेंट्स ही तो हैं, कोई बात नहीं, डिसिप्लिन सिखा रहे हैं। तो जबकि इसका बहुत इमोशनल इम्पैक्ट होता है, बहुत ही ज्यादा। इस चीज के लिए पेरेंट्स के लिए क्या मैसेज है कि कैसे वो अपने ये जो एंगर है इसको कंट्रोल करे कि बच्चे हैं, गुलाम नहीं है आपके। 100% एंड यू आर वेरी मच राइट, एंड दैट इज द आई ओपनिंग थिंग कि और कोई भी सिचुएशन में कोई किसी को मारे या ऐसा बिहेव करे तो दैट इज रूड थिंग, दैट इज नॉट लीगलाइज। वो पनिशमेंट ऑफेंसेबल पर्टिकुलरली सिचुएशन है, बट एट द वेरी सेम टाइम बच्चों के ऊपर जब हाथ उठाए तो उसको हम नॉर्मलाइज करते हैं। बिल्कुल। मैं कहना चाहता हूँ यहाँ पर वेरी फर्स्ट थिंग कि जो बच्चे को बचपन के अंदर मार पड़ी हुई है और हमें लगता है कि हम बड़े हो गए, हमें कुछ नहीं हुआ, पर एक्चुअली शायद इसीलिए 2 चीज़ हुई कि इंडिया के अंदर कोई इनोवेशन या काइंड ऑफ जो क्रिएटिविटी बाहर आनी चाहिए, समहाउ उतनी लास्ट 50 साल के अंदर या 100 साल के अंदर नहीं आ पाई शायद। और जो भी टैलेंट थी, जो भी अच्छे लोग थे, आप देखिए कि वर्ल्ड की मैक्सिमम जो भी बड़ी बड़ी कंपनीज है उसके सीईओ के तौर पे कौन बैठा हुआ है? इंडियन बैठे हुए हैं। बट मैं कहना चाहता हूँ वही सारे लोग इंडिया में आके क्यों गूगल नहीं खोलते? इंडिया में से क्यों मे बी फेसबुक या माइक्रोसॉफ्ट या मे बी इंस्टाग्राम जैसी कंपनी नहीं बनती? क्योंकि ज़्यादातर कहना चाहता हूँ कि ये जो टैलेंटेड लोग थे उन्होंने मार पड़ी, एंड बिकॉज ऑफ दैट नेगेटिव एसोसिएशन वो लोग यहाँ से इमीडिएटली बाहर जाना चाहते हैं, राइट? सो पैवलोस रिसर्च जो कहता है कि एक डॉग, उसको रूम के अंदर रखा गया एंड उसको भूख लगी, उसके सामने रोटी डाली, जैसे वो रोटी खाने गया उसको करंट दिया गया, एंड जैसे उसको करंट मिला वो वहाँ से पीछे आया, उसने फिर से रोटी खाने की कोशिश की, करंट मिला, 2 बार 3 बार 4 बार 5 बार 10 बार हुआ। अब नाउ जो करंट का मैकेनिज्म था वो हटा लिया गया। अब नाउ उसके सामने फ्रेश रोटी रखी गई। आफ्टर 2 days ऑफ टाइम ही इज़ वेरी मच हंग्री, बट जब भी रोटी आती है वो मरना पसंद करेगा। वो अभी खड़ा भी नहीं हो पा रहा है, उतना एनर्जी भी नहीं है, बट वो रोटी नहीं खा रहा था। बिकॉज ऑफ वॉट? रोटी के साथ क्या हो गया था? नेगेटिव एसोसिएशन हो गया था। एट द वेरी सेम टाइम दूसरे रूम के अंदर घंटी बजाई गई, एंड जैसे घंटी की आवाज़ की और डॉग ने देखा, उसको वहाँ पे रोटी आके गिरी, उसने खाई। 1 बार 2 बार 4 बार 5 बार 2 दिन तक नॉन स्टॉप हुआ। नाउ आफ्टर 2 days ऑफ टाइम वहाँ पर उसको भूख लगती है, वो याद करता है, घंटी बजती है, डॉग दौड़ के वहाँ पर जाकर वेट करता है, बट रोटी नहीं आती। आधे घंटे के बाद 1 घंटे के बाद रूम के और किसी कोने के अंदर जब भी पर्टिकुलरली घंटी बजी, रोटी नहीं आ रही है, बट फिर भी डॉग वहां पर जाकर वेट कर रहा है, क्योंकि घंटी के साथ कौन सा एसोसिएशन हो गया था? पॉजिटिव एसोसिएशन। एंड यहां पर रोटी के साथ कौन सा एसोसिएशन हो गया था? नेगेटिव। सो नाउ मम्मी कई बार बोलती है, पहले तो खुद डांटेगी और डांटने का कोटा खत्म हो जाएगा, उसके बाद में क्या बोलेगी? आने दे तेरे पापा को।
सो नाउ अब मम्मी क्या बोलेगी, आने दे तेरे पापा को, एंड पापा जैसे ही पर्टिकुलरली ऑफिस से घर पे आएंगे बोलेंगी आपका भी बच्चा है, कुछ तो बोलो, राइट? एंड बिकॉज ऑफ दैट पापा को भी डांटना पड़ता है। एंड मेरा ये मानना है कि उस समय पे मम्मी ने खुद के लिए तो नेगेटिव एसोसिएशन जोड़ा ही जोड़ा, बट पापा क्योंकि वो पिक्चर में भी नहीं थे, उनके लिए भी 2 बार 3 बार 4 बार डर डाल दिया। एंड बिकॉज ऑफ दैट वो बच्चा धीरे धीरे बड़ा होगा, तो वो रोटी जो उसके लिए ज़रूरी थी बट फिर भी करंट था, नेगेटिविटी जुड़ी हुई थी, तो रोटी को खाना नहीं चाहता। सेम वे जो स्टडी को लेकर, होमवर्क को लेकर मम्मी पापा ने बच्चों को पीटा है, मारा है, उनको लगता है टेम्पररी काम हो रहा है, बट एट द वेरी सेम टाइम वही बच्चा बड़ा होने के बाद वही बच्चा पढ़ना नहीं चाहता, वो बच्चा लिखना नहीं चाहता। अभी वन ऑफ द पेरेंट जिन्होंने बच्चे को बचपन में बहुत मारा हुआ था, फिर काउंसलिंग के लिए लेकर आए, एंड व्हाट दे सेड कि अब बच्चा बड़ा हो चुका है तो अब हम नहीं मार सकते, और अब वो लिखता भी नहीं है। हम फोर्सफुली उसको, टीचर को हम घर पे बुलाते हैं फॉर द ट्यूशन, तो उसने थोड़ा बहुत पढ़ लिया, फिर वो नहीं पढ़ता था तो मम्मी या पापा साथ में बैठेंगे, तो उसने वो भी पढ़ लिया, चलो ठीक है, फोर्सफुली पढ़ा लिया। वो बच्चे ने एग्जामिनेशन हॉल में जाने के बाद लिखा ही नहीं। एंड बच्चे के साथ मेरा काउंसलिंग हुआ, व्हाट ही सेड कि फोर्सफुली मुझे पढ़ा सकती हो, मुझे लिखा सकती हो, मुझे होमवर्क करा सकती हो, मुझे ट्यूशन में भेज सकती हो, मेरी एग्जाम में आके लिखने की किसी की हिम्मत है? हिम्मत है तो बोले वो मेरे बापू को बोलो, पापा को बोलो कि मेरा एग्जाम का पेपर भी लिख ले, मैं नहीं ही लिखूंगा, राइट? क्यों? क्योंकि वो मार पड़ी हुई है, वो फोर्स है। तो फोर्स कैन मेक एनीथिंग पॉसिबल, राइट? बट इट कैन नॉट क्रिएट अ सिंगल ड्रॉप ऑफ लव एंड रिस्पेक्ट इन चाइल्ड्स हार्ट। सो हम यदि मार देंगे तो शायद टेम्पररी वो काम हो जाएगा। फोर्स से कोई बटुआ दे देगा आपको, मोबाइल दे देगा, यदि कनपट्टी पे बंदूक रखेंगे फोर्स से दे देगा, बट क्या फोर्स से किसी का रिस्पेक्ट मिल सकता है? फोर्स से किसी का प्यार मिल सकता है? आंसर इज एब्सोल्युटली नो। सो यदि मम्मी पापा का गोल है कि बड़े हो जाए बच्चे, 100% इंडिपेंडेंट हो जाए, उसके बाद में मुझे लव दे, उसके बाद में मुझे रिस्पेक्ट दे, तो फिर मम्मी पापा को ये जो करंट वाला मामला है, जो फोर्स वाला मामला है, जो टेम्पररी सही लगता है, उसको बंद करना पड़ेगा। तो 2 चीज़ें होगी, वो बच्चा बड़ा होने के बाद, सक्सेसफुल होने के बाद हमेशा मम्मी पापा को याद रखेगा, एंड नंबर 2 अपने देश के लिए या अपने पेरेंट के लिए कुछ करने का जज्बा उसके अंदर होगा, अदरवाइज देश छोड़ के कहीं पे बाहर चला जाएगा। बिल्कुल सही आपने कहा कि यही वो रीज़न है जो कहते हैं कि बच्चे बड़े हो गए और हमको छोड़कर चले गए। तो जैसे आपने ये बात करी तो उससे मुझे ये समझ में आया कि इट्स नॉट अबाउट किड्स, इट्स अबाउट पेरेंट्स, कि उनको अपने इमोशंस को संभालना सीखना है कि कैसे वो अपना जो एंगर है उसको मैनेज करें, और वो ये वाला जो सिस्टम है, जो शॉर्टकट है, वो उसको यूज़ ना करें। तो पेरेंट्स के एंड पे, क्योंकि पेरेंट्स ऑलरेडी बर्नआउट है, आजकल इतना स्ट्रेस है, इतना काम है बच्चों के लिए, उनकी फ़ीस, खर्चे, लग्जरी सब जुटाने में वो लगे हुए हैं, इतनी उनके अंदर मेंटल एनर्जी कैपेसिटी होती ही नहीं है कि वो डील करें, प्रॉब्लम को सॉल्व करें। तो वो इस चीज़ को कैसे अपना इमोशनल इंटेलिजेंस कैसे डेवलप करें? एक्सेलेंट। सो उसके लिए हम 2 चीज़ों पे ध्यान दें। वेरी फर्स्ट थिंग कि एक है एंड दैट इज़ प्रोवाइड। बच्चों को हम प्रोवाइड करने के लिए, हमारे लाइफस्टाइल को प्रोवाइड करने के लिए हम जो टाइम देते हैं, जॉब, ऑफिस, बिजनेस, जो कुछ भी है, उसके साथ साथ प्लेजर, राइट? सो एक है नंबर 1 एंड दैट इज दी प्रोवाइड, नंबर 2 एंड दैट इज व्हाट, द प्लेजर, नंबर 3 दैट इज दी पैशन। ये 3 चीज़ों के बीच में यदि हम हमारा टाइम दे रहे हैं देन वी आर हैप्पी। एंड यदि हम वो नहीं कर रहे, सिर्फ एक ही जगह पर दौड़ रहे, माने जब भी हम कार में हवा भरवाने जाएंगे तो क्या हम एक ही टायर में 100 PSI का हवा भरेंगे, या 30 या 33 जो भी पर्टिकुलरली आता है वो सारे टायर में भरवाएंगे, या एक ही में 120 या 130 डाल देंगे? तो बोलेंगे नहीं नहीं, एक में 130 नहीं डालना चाहिए, वो टायर बस्ट हो जाएगा और बाकी का बैलेंस नहीं रहेगा, कार अच्छी नहीं चलेगी। मैं सेम वे कि मैं कहना चाहता हूँ, यदि हम भी पर्टिकुलरली मे बी हमारा जो पैशन है, हमारा जो प्लेजर है, और साथ ही साथ में हमारा जो प्रोवाइड करने वाला पार्ट है, राइट, वो सारी चीज़ों के साथ साथ हमारा पेरेंटिंग का जो रोल है, वो 4P के अंदर यदि हम इक्वली हवा नहीं भरेंगे तो एक समय आएगा कि जहाँ पर हम भी बस्ट फील हो जाएंगे। सो मैं ये कहना चाहता हूँ सारे पेरेंट, हम खुश रहेंगे, हम जितने हैप्पी होंगे उतने बच्चे ऑटोमेटिकली हैप्पी हो जाएंगे। सो सारी मम्मियों को यदि कोई पैशन है, उनको म्यूज़िक सीखना था, डांस सीखना था, स्विमिंग सीखना था, बट समा उस समय पे नहीं कर पाए, बच्चे छोटे थे, वो एक्टिविटी नहीं कर पाए, अब आप बच्चे को थोड़ा छोड़ें एंड आप आपका स्विमिंग, आपका स्केटिंग, आपका
टेनिस, आपका बैडमिंटन, आपको डांस, आपका योगा, आपको मे भी कुछ भी करना है, वैसा थोड़ा सा पैशन एंड थोड़ा सा प्लेजर वाला टाइम आपके लिए निकालें। मैं कहना चाहूँगा सारे मम्मी पापा बच्चों को साइड पे रखते हुए आधा घंटा 1 घंटा बालकनी में कप ऑफ कॉफ़ी या चाय लेकर बैठने चाहिए। सो यदि कोई मुझे कहे कि वो तो टाइम वेस्ट नहीं हो जाएगा, वो थोड़ी प्रोडक्टिविटी है वगैरह फलाना ढिमका ढिमका, तो मैं कहता हूँ वी आर नॉट ATM मशीन। हमारा पर्पस पैसा कमाना नहीं है। इसलिए बड़ी प्यारी सी बात कहना चाहता हूँ कि घोंसले बनाने की भागदौड़ में हम उड़ान भरना ही भूल गए। राइट? सो हम वो घोंसले को उतना बड़ा बनाना चाह रहे हैं, बट वो घर हमको खुशी नहीं देगा यदि घर के अंदर आपको बैठने का टाइम नहीं है। तो उतना बड़ा घर लेकर, उतना बड़ा घर बनाकर क्या करोगे जब आपका 50% टाइम वो सिर्फ सर्वेंट को मैनेज करने में जा रहा है। उससे अच्छा जितना ज़रूरी है, जितना रिक्वायर्ड है, उतने पे हम फोकस करें। माने गाड़ी को चलाना ज़रूरी है, उतना ही गाड़ी को पार्क करना भी ज़रूरी है। राइट? सेम वे हम भी ये याद रखें कि हमारा भी पार्किंग होना चाहिए, एंड दैट इज़ दी घर। तो घर पे आने के बाद घर के बाहर निकलो तो पैसा कमाने पे ध्यान दो, घर में एंटर हो जाओ फिर प्यार कमाने पे ध्यान दो। तो यदि हम वैसा करेंगे, 4 एरियाज पे फोकस करेंगे, एंड लग्जरी का, फैसिलिटी का, माने मैं कहना चाहूँगा कोई काइंड ऑफ ब्रेक है ही नहीं यदि वो ब्रेक कॉन्शियसली हम नहीं लगाएंगे तो। एंड इसीलिए जैसे मैंने और मेघा ने, इट इज़ नॉट अबाउट जस्ट सेइंग ओनली, मैंने और मेघा ने जब भी अध्याय आया उसका प्लानिंग हम कर रहे थे, और उसके आने के बाद में फर्स्ट 7 ईयर्स, अभी वो 7 ईयर्स का हुआ, तो हमने हमारे बिजनेस को अराउंड 70 to 80% बंद कर दिया था। एंड जस्ट मिनिमम जो पर्टिकुलरली घर चलाने के लिए एंड ऑफिस का जो स्टाफ एंड टीम है उसको मेंटेन करने के लिए जितने टर्नओवर की रिक्वायरमेंट हो उतना हम करते थे। बट फर्स्ट 7 ईयर्स में तकरीबन अध्याय आदि को लेकर तकरीबन 2500 किलोमीटर से ज़्यादा कंधों पर लेकर उसको वॉकिंग, ट्रैकिंग, जंगल में जाना, वो सब कुछ किया हुआ है। उसका में भी बद्रीनाथ, केदारनाथ 7 साल की एज में उसका 4 बार कंप्लीट हुआ है। राइट? सो उसको रात को 12 बजे भी जंगल में छोड़ देंगे तो वो 3-4 किलोमीटर तो अकेला भी कहीं पे टहल के आ जाएगा। सो वो पर्टिकुलरली हम यदि ब्रेक नहीं मारेंगे तो पैसा बाद में कमाया जा सकता है, बट वो बच्चे को जो संस्कार देना है, जो फैमिली के अंदर सेटिस्फैक्शन है, एक सक्सेस है और एक सेटिस्फैक्शन है। वन ऑफ दी क्लाइंट जो काउंसलिंग के लिए आए थे, फोर्ब्स मैगजीन में उनका नाम है, फ्रेंच पेज आया हुआ है, हेलीकॉप्टर है, 11 स्टोरी का पूरा उनका हाउस है, बाकी सारी चीज़ें हैं। एंड जब वो पर्टिकुलर काउंसलिंग के लिए आए थे, ही वॉज कंप्लेनिंग अबाउट द फैमिली लाइफ। उनके बच्चे को समझाओ कि बच्चों के साथ हमें खेलने दे, टाइम स्पेंड करने दे। एंड जब वो बच्चों के साथ बातचीत हुई तो बोला कि पापा आपसे मिले, तो बोले मैं यहाँ पर आया था, ये सिटी में आया था, 400 रुपये लेकर आया था, एक शर्ट ले और साइकिल लेकर आया था, और मैंने यहाँ से ये खड़ा किया। बोले सारी बातें करी। मैंने बोला हाँ। उनको पूछो कि वो हमारे कब जो भी कोई फंक्शन हो, जब मैं स्टेज पे परफॉर्म कर रहा था एंड तब वो कौन से फंक्शन में हाजिर थे, वो उनको पूछो। तो बोले वो हमें कुछ देना चाहते तो ठीक, वो नहीं देना चाहते तो हम 11 स्टोरी की जगह पर 1 बेडरूम में रह लेंगे, बट हम हमारे बच्चों के अंदर सिर्फ मनी माइंडेड होने का हम वो डालना नहीं चाहते। एंड नाउ अब दादा दादी होने के बाद नाउ दे आर रियलाइजिंग कि पर्टिकुलरली इतना सारा पैसा अब क्या करने का यदि फैमिली साथ में ना हो तो पैसों की खुशी तभी है जब फैमिली या उसको एंजॉय करने वाले फ्रेंड्स साथ में हैं। तो इसीलिए चारों टायर के अंदर हवा भरनी चाहिए और इक्वल हवा भरनी चाहिए। चलानी भी चाहिए गाड़ी, कमाने भी चाहिए, बट घर पे आने के बाद पैसा कमाने पे और उस चीज़ों पे फोकस ना करते हुए प्यार कमाने पे फोकस करें। बच्चे बन जाए तब हम मैनेजर, IPS, IAS, इंजीनियर, डॉक्टर, जज वगैरह ना बने रहे। घर पे आने के बाद पापा बन जाए, घर पे आने के बाद हस्बैंड बन जाए, वाइफ बन जाए, बच्चों के साथ बच्चे बन के खेले। हस्बैंड बन जाए, घर पर आने के बाद वाइफ बन जाए। ये बात पता है क्या है कि क्या करते हैं पेरेंट्स, जब पेरेंट्स बन जाते हैं ना कपल्स, वो ये भूल ही जाते हैं कि हम कपल भी हैं। वो ये रोल जो है कि मैं एक हस्बैंड भी हूँ, मेरी एक वाइफ है, वाइफ को कि मेरा हस्बैंड भी है, मुझे उनको भी देखना है, वो ये भूल जाते हैं। उनके लिए फोकस पूरा का पूरा बच्चों पे चला जाता है। जो करना है बच्चों के लिए करना है, कहीं घूमने जाना है वहाँ जाएंगे जहाँ बच्चों को पसंद आएगा, चीज़ क्या लेकर आए बच्चों की पसंद के लेकर आए।
पैसे कमाने हैं, बच्चों के फ्यूचर को सिक्योर करना है, सब कुछ बच्चों के सराउंड ही हो रहा होता है। राइट। एक दूसरे को वो टाइम देना बिल्कुल कम कर देते हैं। तो जब वो बच्चे देखते हैं कि ये पेरेंट्स तो सिर्फ पेरेंट्स हैं, उनको ये समझ में ही नहीं आता कि रिलेशनशिप भी किसी तरह की चीज़ होती है। तो पेरेंट्स रिलेशनशिप से रिलेटेड, आपस के रिलेशनशिप से रिलेटेड क्या मिस्टेक करते हैं कि मोस्टली बच्चे होने के बाद डिस्टेंस आने शुरू होते हैं। राइट। सो इसलिए कहता हूँ कि ज़्यादातर मम्मी बनने के बाद वाइफ बनना भूल जाती है, एंड पापा बनने के बाद हस्बैंड बनना भूल जाते हैं। सो मैं थोड़ा सा फनी वे में, थोड़ा सा मजाक में कहता हूँ कि आप वाइफ पे ध्यान दो और वाइफ हस्बैंड पे ध्यान दो, तो बच्चा यदि खराब भी हुआ तो दूसरा भी कर लेंगे यदि रिलेशनशिप स्ट्रांग है तो। एंड मैं कहना चाहता हूँ बच्चा कैसा, तो बच्चा आपके रिलेशनशिप से आया है, तो बच्चा कैसा आपके रिलेशनशिप के जैसा। सो माने न माने कोई भी पेरेंट यदि मुझे कंप्लेन करते हैं कि बच्चे में ये प्रॉब्लम, बच्चे में वो प्रॉब्लम, फलाना प्रॉब्लम, ढिंका प्रॉब्लम, उसका मतलब क्या है मालूम है? हस्बैंड वाइफ के रिलेशनशिप में प्रॉब्लम है। तो यदि हम बच्चों को ठीक करना चाहते हैं तो बच्चों को ठीक करने से पहले हम ये रिलेशनशिप को ठीक कर लेंगे। तो बच्चा जब देखेगा कि मम्मा इज़ वेरी मच हैप्पी विद द पापा एंड पापा इज़ वेरी मच हैप्पी विद द मम्मा, तो फिर कोई प्रॉब्लम नहीं रहेगा। एंड इन दैट सिचुएशन मैं कहना चाहूँगा सारी मम्मियों को कि वो मम्मी क्या करती है, बच्चे आने के बाद जैसे बच्चे का खाना, बच्चे का फलाना, बच्चे का होमवर्क, उस चीज़ को ज़्यादा प्रायोरिटी देती है। मैं सारी मम्मियों को कहना चाहता हूँ कि जब बच्चा खाना मांगे और पापा खाना मांगे, माने हस्बैंड खाना मांगे, तो पहले हस्बैंड को दो। गरम गरम रोटी आई है, पहले वो हस्बैंड को खिलाओ और फिर दूसरा बच्चे को दो। बच्चे को लगना चाहिए कि मम्मी के लिए पहली प्रायोरिटी पापा है, मम्मी सबसे ज़्यादा प्यार पापा को करती है एंड पापा सबसे ज़्यादा रिस्पेक्ट एंड प्यार मम्मा को करते हैं। तो वो बच्चा मम्मी के लिए या पापा के लिए डिसरिस्पेक्टफुल कभी हो ही नहीं सकता। बच्चा आर्ग्यूमेंट करता है, जिद करता है, डिसरिस्पेक्टफुल है, क्यों? क्योंकि उसने मम्मी एंड पापा को ही एक दूसरे के साथ डिसरिस्पेक्टफुली बात करते हुए देखा है। पर यदि दोनों के बीच में रिस्पेक्टफुल एंड लवली रिलेशनशिप होंगे तो वो बच्चा कभी भी वो बिहेव कर ही नहीं पाएगा। एंड इसके लिए मुझे लगता है कि मे बी पर्सनल लाइफ के लिए, मे बी पैशन को फॉलो करने के लिए एक दूसरे को स्पेस देना भी ज़रूरी है, बट एक दूसरे के साथ वो क्वालिटी टाइम स्पेंड करना भी ज़रूरी है। उस समय पे बच्चा वो अपने आप रहेगा, वो अपना होमवर्क करेगा, अपना टीवी देख लेगा, दोस्तों के साथ खेलेगा। क्योंकि यदि ये नहीं होगा, यदि हम नहीं करेंगे, सोचेंगे बच्चा बच्चा बच्चा, तो एक दिन बच्चे की अपनी खुद से अलग से दुनिया होगी। एंड मैं ऐसे कितने सारे पेरेंट को देखता हूँ कि उसके बाद में वो मम्मी की लाइफ का कोई पर्पज़ ही नहीं है। नाउ हस्बैंड तो वो पर्पज़ में रहे ही नहीं, क्योंकि 15-17 साल रिलेशनशिप के दूर चले गए। नाउ हस्बैंड ने भी वो पर्पज़ रीडिफाइन कर लिया विद द सोशल सर्विस और विद द बिजनेस और स्टाफ को हैंडल करना, ओवर टाइम तक काम करना। उनको लगता है बस वही मैं करता रहूँ और ज़्यादा पैसे बनाता रहूँ और बड़े फार्म हाउस लेता रहूँ। वही वो पापा ने पर्पज़ बना लिया, मम्मी ने पर्पज़ बनाया था बच्चे को, बच्चा उड़ गया। एंड तब नाउ मम्मा ज़्यादातर कंपैरेटिवली मोनोपॉज वाला फेज भी आता है एंड वहाँ पर सीवियर डिप्रेशन, सुसाइडल थॉट, लाइफ में मीनिंग नहीं है, वो सारी चीज़ें और ज़्यादा बढ़ जाती हैं। एंड बिकॉज ऑफ दैट कंप्लेनिंग मोड पे वाइफ चली जाती है एंड बिकॉज ऑफ दैट मे बी शायद हस्बैंड भी पक जाते हैं, उनके कोई एक्स्ट्रा रिलेशनशिप वगैरह डेवलप हो जाते हैं एंड फिर पूरा फैमिली स्पॉइल हो जाता है। पर इन दैट सिचुएशन बच्चा बड़ा होने से पहले यदि मम्मी ने अपने जीवन का कोई पैशन ढूंढ लिया है, उन्होंने कोई सोशल सर्विस, कोई सोशल एक्टिविटी, उनको जो पसंद हो वैसा कोई काम करना शुरू कर दिया है, तो बच्चा जब उसकी लाइफ में बिजी होगा तो मम्मा अपनी लाइफ में बिजी होनी चाहिए। एंड इसका बेस्ट एग्जांपल यदि मैं दे सकता हूँ तो इलॉन मस्क की मदर, राइट, यदि आप उनको देखेंगे तो शी इज लाइक एनीथिंग, द मोस्ट ब्यूटीफुल एंड मोस्ट एनर्जेटिक, मोस्ट क्रिएटिव, लाइक 70, अभी तो इनफैक्ट बहुत ज़्यादा एज पे, राइट, शी इज आई थिंक 80 प्लस पे उन्होंने पर्टिकुलरली रैंप वॉक करते हैं, बुक लिखते हैं, इंटरव्यू देते हैं। एंड शी सेड प्राउडली कि जब एलन मस्क से ने उनको पूछा था कि मैं फाइनेंस के सेक्टर में जाना चाहता हूँ, मैं काइंड ऑफ वो जो उनका स्पेसएक्स वाला प्रोजेक्ट है वो, एंड कार, इलेक्ट्रिक कार वगैरह में मैं जाना चाहता हूँ, तो मम्मा ने एडवाइस दिया था कि बेटा पहले एक पे फोकस कर, फिर दूसरे पे, फिर तीसरे पे। एंड बोला कि थैंक गॉड उसने मेरी एडवाइस नहीं मानी एंड उसने तीनों काम साथ में किए। सो वो मम्मा के ऊपर जो काइंड ऑफ जॉयफुल उनका जब चेहरा देखे, उनकी जब बातें सुने, तो वैसी मदर होगी तो इलॉन मस्क अपने आप बन जाएगा, राइट। तो मुझे लगता है सारी माँ को पहले खुश रहना सीखना चाहिए, दूसरा हस्बैंड को खुश करना सीखना चाहिए, एंड सारे पापा को
पहले पैशनेट होना चाहिए काम धंधे बिजनेस वगैरह के लिए, एंड देन आफ्टर वाइफ के लिए रिस्पेक्टफुल एंड रोमांटिक होना चाहिए, राइट? ये यदि चीज़ हो जाए तो बच्चे कंपैरेटिवली ऑटोमेटिकली आपको रोल मॉडल मानते हैं, वो सेम चीज़ फॉलो करेंगे। बिल्कुल सही बात है। ये वही आपने जैसे मदर्स के बारे में बात करी, स्पेशली जो मदर्स को ये कंप्लेन रहती है कि बच्चे होने के बाद हम कुछ कर नहीं पा रहे हैं, अपने लिए टाइम नहीं मिलता है, तो वो जब बच्चे अपनी लाइफ में बिजी हो जाते हैं तो उनको एम्प्टीनेस सिंड्रोम होने शुरू हो जाते हैं कि अब घोंसला खाली हो गया, अब मैं करूँ क्या। ये वो वक्त है उन सपनों को पूरा करने के लिए जो आपको लगता है कि आप अपनी फैमिली रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ में इतना इंडल्ज हो गए थे कि वो सपने कहीं पीछे रह गए थे। एक फ्रेश स्टार्ट करनी चाहिए, अपने ड्रीम्स को फॉलो करना चाहिए। और बहुत बड़े इंस्पिरेशन है एलोन मस्क की मदर, जो अपने मतलब एक नया ही सेट करते चले जा रहे हैं टारगेट सबके लिए। बहुत अच्छे सोर्स ऑफ इंस्पिरेशन। उसके लिए आप काफ़ी सारे मदर्स को एंड वुमेन्स को आप भी बहुत ज़्यादा एम्पावर करें थ्रू योर वीडियोज़ एंड ऑल अदर थिंग्स। उसके लिए आपको भी ढेर सारी बधाई, कांग्रेचुलेशंस। थैंक यू सो मच। एक और सवाल मेरा आपसे ये था कि जैसे आपने बच्चों के बारे में बात करी, पेरेंट्स के बारे में बात करी, तो आजकल क्या है कि पेरेंट्स चाहते तो हैं कि हम बच्चों के साथ फ्रेंड बनकर रहें, हम उनकी लाइफ में बहुत ज़्यादा इंटरफेयर ना करें, लेकिन बच्चों को ये लगता है कि पेरेंट्स ओवर प्रोटेक्टिव नहीं हो रहे। अब पेरेंट्स के मन में ना कई तरह के डर हैं। जैसे एक तो हमारे अंदर ये डर होता है कि जो हमने मिस्टेक्स की हैं अपने पास्ट में, हमारे बच्चे से पास्ट वो मिस्टेक्स को रिपीट ना कर दे, हमें वो डर है जिसकी वजह से हम उनको गाइड करते रहते हैं टाइम टू टाइम कि ये मत करो वो मत करो। दूसरा क्या है कि हमारी सोसाइटी आजकल ऐसी हो गई, इतना ज़बरदस्त इंफॉर्मेशन एज आ गई है कि बच्चे को जो चीज़ घर में नहीं पता चल रही वो पता नहीं कहाँ से पता चल रही है। हमारे टाइम पे जो बॉलीवुड था वो सिर्फ ये चीज़ दिखाता था कि रिलेशनशिप इज़ मोस्ट इंपॉर्टेंट, बॉयफ्रेंड बना लो, कॉलेज जाके गर्लफ्रेंड बना लो। आजकल जो बॉलीवुड है या OTT कल्चर है वो क्या दिखा रहा है? एक्सट्रीम कूल होने का मतलब होता है कि यूज अब्यूसिव लैंग्वेज, नॉर्मली स्मोक करो, ड्रग्स करो, पार्टीज करो, मतलब एक्सट्रीम में है। हमारे टाइम में पेरेंट्स को सिर्फ यही डर था कि बच्चा किसी गलत रिलेशनशिप में ना पड़ जाए। अब मतलब n नंबर ऑफ डर है, तो उस डर को भी साथ में संभालते हुए और कैसे हम ओवर प्रोटेक्टिव भी ना हो, वो एक बैलेंस कैसे मेंटेन करें? एक्सीलेंट क्वेश्चन। यहाँ पर मैं दो चीज़ कहना चाहूँगा। दुनिया है और जो फ्रेंड्स है वो बच्चे को गलत चीज़ें सिखाएगी। बैड वर्ड्स बच्चे को कोई ना कोई फ्रेंड्स वगैरह कोई ना कोई बाहर से वो सिखाएंगे। कोई ना कोई फ्रेंड होगा जो उसको कोई गलत वीडियो है पॉर्न से रिलेटेड और समथिंग, वो कुछ कोई ना कोई आके दिखाएगा। सो उस समय पे मम्मी पापा इनसिक्योर फील करते हैं, अनहैप्पी फील करते हैं। उनको लगता है कि वो दोस्त के कारण या वो दुनिया के कारण बच्चे बिगड़ जाएंगे। सो दो चीज़ कहना चाहूँगा। वेरी फर्स्ट थिंग, लॉ ऑफ अट्रैक्शन विल वर्क। सो हमें वैसा नहीं बोलना है कि दुनिया के कारण या चीज़ों के कारण बच्चे बिगड़ रहे। और नंबर 2, जब भी पर्टिकुलरली और कोई व्यक्ति हमारे बच्चे को बैड वर्ड्स या समथिंग कुछ सिखा के आए तो हमें दुखी भी नहीं होना है। वेरी फर्स्ट थिंग, खुश होना है। वेरी फर्स्ट थिंग क्या करना है? खुश होना है, क्योंकि उसने वो गाली सिखा दी। अब मेरा खाली रोल ये रहा कि उसको कब बोलनी और कब नहीं बोलनी, मैं मेरे बच्चे को उतना सिखा दूं। क्योंकि मेरा ये आज मानना है कि आज का जो समय है वहाँ पर बेटे को नहीं, बेटी को भी गाली बहुत अच्छी वाली बड़ी बड़ी वाली आनी चाहिए कि यदि उसको कोई छेड़े तो सामने वाले को नानी याद करा दे। वैसी आज की तेज तराक बेटी होनी चाहिए फॉर दी सेल्फ प्रोटेक्शन। एंड इसको लेकर हमें वो दोस्त को थैंकफुल रहना चाहिए, क्योंकि एज ए पेरेंट मैं तो नहीं सिखा पाऊंगा, तो वो उसने सिखा दिया तो उससे दूर मत करो। उससे जितना दूर जाने के लिए बोलेंगे, बोले तो इसके साथ मत बात कर, ये मत कर, वो मत कर, उतना बच्चा आपसे दूर जाएगा। इंस्टेड एज अ मदर एज अ फादर बच्चे ने सीख लिया, वेरी गुड बेटा, मैं भी जानता हूँ, बट क्या मैंने यूज़ किया? आंसर इज एब्सोल्युटली नो। सो हमारे फैमिली के अंदर रूल है कि जब भी हमारे ऊपर कोई ऐसा प्रॉब्लम आए तो बाहर का कोई व्यक्ति है तो सेल्फ प्रोटेक्शन के लिए जैसे मार सकते हैं, सेम वे सेल्फ प्रोटेक्शन के लिए बेटा आप ये बैड वर्ड को यूज़ कर सकते हो। उसके पास से और भी कुछ सीखना हो तो सीख लेना। तो नाउ जब हम इसके लिए कूल हो गए, हमें इससे ज़्यादा प्रॉब्लम नहीं हुआ, तो बच्चे को वो दोस्त से ये बात करने का उतना अट्रैक्शन नहीं होगा। यदि हमने मना किया तो बच्चा सोचेगा क्यों मना किया। जैसे आपने बचपन में फील किया होगा कि कोई ऐसा सीन आता है तो मम्मी पापा चैनल चेंज करते हैं। जैसे ही चैनल चेंज करते हैं तो बच्चा क्या करता है, जब पर्टिकुलरली मम्मी पापा नहीं होते तभी वो चीज़ देखना चाहता है कि मम्मी पापा ने क्या स्किप किया था। एंड बिकॉज ऑफ दैट वो चीज़ वस्तु में उतना ज़्यादा डीप चला जाता है, वो रॉन्ग डायरेक्शन में चला जाता है। क्यों? क्योंकि उस समय पे प्रोटेक्ट करने के लिए पेरेंट नहीं है। सो वेरी फर्स्ट थिंग, ना कहने की जगह पर उसको गाइड करे, डायरेक्शन दे, राइट। एंड नंबर 2,
जब भी ऐसी कोई सोबत में आ जाता है जहाँ पर मे बी ड्रग्स या ऐसी कोई चीज़ वस्तु है, तो वहाँ पर टीम वर्क के साथ हम सॉलिड उसके साथ रहते हुए बच्चे को स्ट्रिक्टली नो कहें। बट हर छोटी छोटी चीज़ों में नो कही हुई है तो बच्चा हमसे दूर चला जाएगा। बट जो चीज़ बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है वो चीज़ वस्तु को लेकर ही हम खाली नो कहें। एंड तीसरी चीज़, बेटा है तो पापा महीने में एक बार उसके साथ डेट पे जाने चाहिए, एंड बेटी है तो मम्मी उसके साथ एटलीस्ट वंस इन अ मंथ डेट पे जानी चाहिए। द रीज़न बिहाइंड, बेटी है तो पापा है, मम्मा है, भाई है, बाकी फैमिली फ्रेंड्स है, उसके फ्रेंड्स के साथ कोई ऐसी बात हुई, पर्सनलाइज कोई बातचीत हुई, कोई चीज़ को एक्सप्लोर करने को लेकर, क्या वो सबके सामने बोल पाएगी, सबके सामने पूछ पाएगी? आंसर इज एब्सोल्युटली नो। बट नाउ अब जरा सोचे, वो मम्मी और बेटी दोनों मूवी के लिए गए हैं, दोनों के लिए लंच पे गए हैं, दोनों के लिए शॉपिंग पे गए हैं, इन बिटवीन 3, 4, 5 डेट के बाद बेटी जब मम्मा के साथ कंफर्ट फील करती है, तब ऐसी कोई भी बातचीत होगी तो वो मम्मा को पूछना चाहेगी। एंड एज अ मदर या मे बी एज अ फादर, बेटा है एंड पापा ने बोला हुआ है कि बेटा मे बी कॉलेज लाइफ में या स्कूल में ऐसा हो सकता है कि किसी को देखकर क्रश फील हो, आपको अच्छा फील हो, आप उससे बात करना चाहो, आपको आगे बढ़ने की इच्छा हो, तो ऐसा हो सकता है, राइट? हर एक व्यक्ति को वो नेचुरल बायोलॉजिकल नीड है, तो वो हो सकता है। बट बेटा उसके पीछे करियर बर्बाद करने से पहले, लाइफ के बड़े डिसीजन लेने से पहले मुझको अपना दोस्त मान के तू शेयर कर सकता है, वो लड़की दिखा सकता है, राइट? और यदि तुझे ऐसा ठीक लगे कि मैंने ठीक ठाक जिंदगी जी है मम्मा के साथ और फैमिली के साथ, तो तू डिसीजन लेने से पहले तू चाहे तो मुझे पूछ भी सकता है, बाकी तेरी मर्जी। बट वो जो बॉन्ड है 1-to-1 डेटिंग पे जाते हुए, लॉन्ग ड्राइव पे जाते हुए पापा ने बेटे के साथ शेयर किया हुआ है, तो बेटे को कोई भी लड़की या लड़की को कोई भी लड़का पसंद आएगा, उससे पहले वो अपने पेरेंट के साथ ज़रूर से शेयर करेगा। सो 1-to-1 क्वालिटी टाइम स्पेसिफिकली टीनेज में इज़ वेरी मच इम्पॉर्टेंट। ये 3 चीज़ पे फोकस करना चाहिए। वेरी नाइस जो आपने ये डेटिंग वाला कॉन्सेप्ट बताया, ये वाकई में ये वो चीज़ होगी जो मतलब वाकई ट्रांसफॉर्म करेगी रिलेशन को पेरेंट और चाइल्ड में, और बॉन्ड को स्ट्रॉन्ग करेगी। जो हम सोचते रहते हैं हम फ्रेंड बनेंगे, तो ये जो फ्रेंडशिप है वो ज़्यादा अच्छे से होगी कि हम उसकी बात को सुने समझें। और स्पेशली जैसे आपने बोला कि टीन एज है, कहीं क्रश भी होगा, कोई पसंद भी आएगा, उस चीज़ को नॉर्मलाइज करके अगर हम बात करें कि तभी बच्चा हमसे डिस्कस करेगा, तभी हम उसको राइट गाइडेंस, राइट डायरेक्शन दे पाएंगे, जिसका हमें डर है अंदर से। तो वो डर अगर है तो इंस्टेड ऑफ बच्चे को रोक टोक के वहां से हटाने के, ऐसा नहीं होगा। बच्चे अगर आपने कमिट किए हैं कुछ मिस्टेक्स, तो बच्चे भी उसी जर्नी के थ्रू जाएंगे, उसी एज के थ्रू जाते हैं, हर तरह की चीज़ों को वो भी फेस करेंगे। अगर हम उनके फ्रेंड बने रहेंगे तो हर उस फेज में उनको एक राइट गाइडेंस और डायरेक्शन दे सकेंगे, क्योंकि हमारे ऊपर बच्चा ट्रस्ट करता है। अगर वो ट्रस्ट ब्रेक हो गया पेरेंट के साथ, और वही जैसे कि आपने शुरुआत में बताया वो अब्यूज़ हो रही है, फिजिकल अब्यूज़ हो रही है, ऐसी पनिशमेंट्स हो रही हैं, जज किया जा रहा है बातों पे, तो ऑब्वियस सी बात है बच्चा वो आपसे छुपा जाएगा। और आज का वो टाइम है कि अगर बच्चे ने आपसे कोई ऐसी बात छुपा ली तो वो पता नहीं कितनी बड़ी प्रॉब्लम में पड़ जाएगा। 100%। सर थैंक यू सो मच आपका इतना कीमती वक्त देने के लिए, इतने अच्छे इनसाइट्स हमारे साथ शेयर करने के लिए। बहुत हेल्प करने वाले हैं, ये ट्रांसफॉर्म करने वाले हैं रिलेशन को बच्चों के पेरेंट्स के साथ। पेरेंट्स को एक एनलाइटनमेंट हुई होगी यहाँ से, उनको समझ में आया होगा कि सिर्फ पेरेंट बनकर नहीं रहना है, उस कैरेक्टर में नहीं रहना है हमेशा कि हम तुम्हारे बाप है। राइट। तो तभी बच्चे को ऐसा नहीं लगना चाहिए कि बापू सेहत के लिए तो हानिकारक है। बिल्कुल सही बात है। तभी हम बच्चे को जो एक अच्छा भविष्य देना चाहते हैं वो उसमें एक टॉर्च लाइट बनकर साथ चल सकेंगे उनके। साथ ही साथ में मुझे बहुत ही अच्छा लग रहा है, बिकॉज इंडिया के अंदर एंड अब्रॉड के अंदर भी बाकी सारे एरियाज है जहाँ पर काम करने वाले ढेर सारे लोग हैं, बट रिलेशनशिप एंड फैमिली एंड वुमेन एम्पावरमेंट के ऊपर काम करने वाले काफ़ी कम लोग हैं। सो उसमें से आप भी एक है। सो हम दोनों एक ही बोर्ड के अंदर हैं जहाँ पर समाज के अंदर हैप्पी फैमिली कैसे बने उसके लिए हम काम कर रहे हैं। सो आपको भी मिलते हुए बहुत ही ज़्यादा अच्छा लगा है। थैंक यू वेरी मच।